चैप्टर 410 सेंट जॉर्ज बोरो सर्ड स्ट्रीट। जब क्लेन और जर्गन कैरिज से उतरे तो उनकी नज़र तुरंत एक अजीब, भारी और थोड़ी सी धमाकेदार चीज़ पर पड़ी जो इन्वेंटर लेपार्ड के घर के बाहर खड़ी थी। वो कोई आम गाड़ी नहीं थी, एक बड़ा सा आयरन ब्लैक स्टीम कार जिसके नीचे 3 ग्रुप्स में डजन्स ऑफ व्हील थे। ऊपर की तरफ एक चिमनी जैसा टावर निकला हुआ था और उससे हल्की धुआं निकल रहा था। लोग मैगजीन्स में इससे अक्सर आयरन क्लैड वॉरशिप बोलते थे, थोड़ा एग्जैजरेशन के साथ, पर आज उसकी मौजूदगी से ही गली का रुख अलग सा लग रहा था। हैवी ग्लास डोर खुला और 2 आदमी उतरे। एक उनमें से फ्रामिस केस था जो क्लेन से पहले भी मिल चुका था। फ्रामिस का चेहरा ठहरा सा, पेल ब्लू आंखों वाला और जिस्म बड़ा मोटा, एक पाइप मुंह में था जो उसकी आदत लग गई थी। उसके साथ वाला आदमी सिंपल ब्लैक कोट और ग्रे स्कार्फ पहने था। फेस अनरिमार्केबल, पर उनमें एक अजीब फैमिलियरिटी थी जो क्लेन को धीरे से चिपक गई। फ्रामिस बोला, हाय डिटेक्टिव मोरियार्टी, टाइम पे आए हो। ये मेरा लॉयर और पार्टनर है पाचेको डोएन। 2 बर्ली बॉडीगार्ड्स भी कार्स के साइड से उतर के खड़े हो गए, एकदम प्रोटेक्टिव, एकदम थिएट्रिकल। क्लेन ने छोटा सा नोजअप करते हुए जर्गन का हाथ मिलाया और कैजुअली पूछा, मिस्टर केज, ये स्टीम व्हीकल्स इतने पॉपुलर हैं, लोग इसको पसंद करते हैं क्या? फ्रामिस हंस दिया, जो लोग टेस्ट में हैं वो कहते हैं ये क्रूड है, पर मैं मशीनरी के एंथुजियास्ट हूँ। ये दुनिया एफिशिएंसी की तरफ जा रही है, हॉर्स कैरियज ऑब्सोलीट होंगी। वो थोड़ा प्राउड था, थोड़ा विजनरी। क्लेन ने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ, और बहुत सी गलियाँ इतनी नैरो हैं कि ये सब फेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी इनोवेशन का जुनून समझ आता है। क्लेन ने सोचा, फ्रामिस इन्वेस्टर के रूप में कंसल्ट करने से पहले टाइलिम ने इंट्रोड्यूस कराया था। कोलाक क्लब सच में नेटवर्किंग का अच्छा अड्डा निकला। थोड़े ही देर में लेपार्ड का दरवाज़ा खुला और नेगोशिएशन रूम में बैठक शुरू हुई। जर्गन और पाचेको दोनों लॉयर्स थे। बातचीत का मेन लोड उन पे रहा। लेपार्ड थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड और ड्रीमी स्टेट में बैठा रहता। इन्वेंटर होने का असली साइकोलॉजिकल पैटर्न, इन्वेंशंस के सपने और लीगल निटी ग्रिटी अलग रहते हैं। फाइनल एग्रीमेंट कुछ इस तरह निकला। फ्रामिस 1000 पाउंड इन्वेस्ट करेगा और कंपनी का 20% स्टेक लेगा। क्लेन और लेपार्ड के शेयर्स प्रोपोर्शनली एडजस्ट हुए। क्लेन का शेयर अब 10% रह गया। लेपार्ड 43% और फ्रामिस 47% के साथ सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया। साथ ही फ्रामिस ने क्लेन के शेयर्स का एक पार्ट प्रीमियम पे खरीदा। उससे क्लेन को तुरंत 1000 पाउंड्स मिले और ओवरऑल उसकी पर्सनल वेल्थ एकदम जंप कर गई, 2235 पाउंड्स के आसपास। क्लेन अंदर से खुश था। वो फेसलेस पोशन के एक मेन इंग्रेडिएंट के करीब पहुंच जा रहा था। बस कुछ गैप्स थे, लेकिन उसके दिमाग में फ्लिप्स थे सेम। 50 पाउंड्स जर्गन को देना है और बैलेंस 2185 पाउंड्स। क्लेन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, स्टैंप लगाया, हाथ मिलाया और फॉर्मल हैंडशेक के साथ एग्जिट किया। फ्रामिस ने अपनी गोल्डन पॉकेट वॉच निकाली, टाइम चेक किया और मस्ती से बोला, नॉर्मल तौर पे इस डील के लिए एक सेलिब्रेशन लंच होता है, पर आज एक इम्पॉर्टेंट पर्सन का इंतज़ार है, माफ़ करना, आगे बहुत मौके आएंगे। क्लेन के अंदर छोटी सी क्यूरियोसिटी आई। इम्पॉर्टेंट फिगर फिर? अब ये कौन है? पर उसने पोलाइटली नोट किया और कैरियज में बैठ गया। जब क्लेन और जर्गन थोड़ी दूर चले तो जर्गन ने थोड़ा सीरियस टोन में बोला, शेरलॉक, तुम बहुत जल्दी एग्री कर गए। क्लेन ने ब्लिंक किया, क्यों? जर्गन ने फाइनेंशियल लॉजिक निकाला, शेयर्स की ट्रांसफ़र टर्म्स पर थोड़ा सोचना चाहिए था। 5000 पॉइंट्स अच्छी अमाउंट है, पर तुमने इजीली 18% बेच दिए फॉर अ प्रीमियम। अगर तुमने ज़्यादा शेयर्स होल्ड किए होते तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स बेटर होते। मार्केट ब्राइटर लगता है फॉर बाइक्स, तुम ज़्यादा कॉन्शियस हो सकते थे। क्लेन के अंदर एक थोड़ा सा अनईजी फीलिंग आया। क्या मैं अनकॉन्शियसली इन्फ्लुएंस हुआ? पाचेको या फ्रामिस में से कोई बियॉन्डर तो नहीं, या किसी ने पैसिव पावर ट्रिगर किया था? पर प्राइस फेयर था। ही साइंड फिर भी। उसने एक छोटा सा गैम्बिट यूज़ करा, साइलेंस फिल करते हुए कहा, न्यू ईयर नज़दीक है। जगन ने एक नोट दिया। दोनों समझ गए कि ये एक वेग बट सफिशिएंट कवर था। फ्रामिस कार के अंदर वापस गया। विंडो थोड़ा सा नीचे करते हुए उसने पाचेको से पूछा, पाचेको, तुमने पावर्स यूज़ किया क्या अभी? पाचेको ठंडा जवाब दिया, पैसिव ट्रिगर हुआ। मेरा डोमेन गवर्नमेंट एंटरप्राइज लोगों के साथ है, ऐसे पर्सनल डील्स में यूज़ ना करूँ। फ्रामिस ने सिर्फ कंफर्म किया, बस याद रखना, अननेसेसरी ट्रिगर से इंपॉर्टेंट डील्स पे इफेक्ट पड़ सकता है। क्लेन ईस्टबोरो के एक स्टेट कॉफ़ी शॉप पे पहुंचा। ओल्ड कोलर पहले से ही वहां बैठा था। कोलर ने हैट और स्कार्फ उतारे, एक अटैक ऑफ 1 सोली नोट निकाला और क्लेन को दिया। अगले हफ्ते के एक्सपेंसेस और लास्ट इन्फॉर्मेशन के लिए बोनस, टोटल 1 पाउंड। क्लेन थोड़ा स्माइल करके एक्सेप्ट किया। कोलर थोड़ा एम्बेरस्ड था। रिसेंट वीक्स में उसने कुछ अच्छी टिप्स दी थी जिसकी वजह से क्लाइंट ने उसको रिवॉर्ड किया।
क्ले ने कैजुअली कॉफ़ी सिप की और पूछा, इस हफ्ते क्या नया? कोलन ने बताया, लोग अब भी द फूल के बिलीवर्स ढूंढ रहे हैं। कौन माने द फूल को? मगर मिस्टर ए वाला सर्कस चल रहा है। क्लेन की माउथ कॉर्नर ट्विस्ट। ऑरोरा ऑर्डर के मिस्टर ए की परसिस्टेंस, कोलन ने ऐड किया। कुछ लोग स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्क आवर्स और सैलरी के लिए। क्लेन ने एडवाइस दिया, ऑर्गेनाइजर्स पे नज़र रखना, पर सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करो। कोलन ने एक और चीज़ बताई, बहुत सारे गैंगस्टर्स और बाउंटी हंटर्स किसी इंसान को ढूंढ रहे हैं। लगता है किसी ने बाउंटी लगा दी। क्लेन ने पूछा, किसके लिए? कोलर बोला, एजीक एगर्स। वो नाम सुन के क्लेन की कॉफ़ी एक पल के लिए ठंडी सी लग गई। एजीक ईगर्स, मिस्टर एजीक। क्लेन का दिमाग तुरंत गियर चेंज कर गया। ये नाम और बैकग्राउंड जगा रहा था कुछ पुराने नेटवर्क लिंक। उसने फील्ड इंडिफरेंस दिखाया, जैसे कोई डिटेक्टिव कैजुअली इन्फो गैदर करता है, लेकिन अंदर से उसने ऑलरेडी एक मेंटल फाइल ओपन की। एजीक एगर्स, बैलम लीनियज, यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड, क्यों बाउंटी, कौन चाह रहा है उसको? क्लेन ने कोलर से थोड़ा और डिटेल ली और एग्जिट किया। स्ट्रीट्स के फॉग में डिसअपियर करते हुए उसके चेहरे पर काम एक्सप्रेशन था, पर दिमाग तेज़ काम कर रहा था। नए कंपनी शेयर्स, फ्रामिस के रिलेशंस, पाचिको का पैसिव ट्रिगर्स और ऑर्डर का हंट, सब एक पजल के पीसेज जैसे जुड़ रहे थे। और एजीक एगर्स का नाम, वो एक नया थ्रेड था जिसे फ्यूचर में पुल करना ज़रूरी लग रहा था। चैप्टर 411, बैलम लीनियज से लगता है यूनिवर्सिटी लेक्चरर। ओल्ड कोलन ने जो चीज़ बताई थी उसे क्लेन के जहन में एक नाम क्रिस्टल क्लियर हो गया, एजीक एगर्स। वो वही एजीक था जिसे क्लेन पहले से जानता था, वही आदमी जिसे कुछ लोग मिस्टर एजीक कहते थे। अब सवाल यह था, किसने और किस मकसद से इस आदमी पर बाउंटी लगवाई है? क्लेन के दिमाग में पहले दो ही पॉसिबिलिटीज़ आई। न्यूमिनस एपिस्कोपेट, वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन जो डेथ को रिवाइव करने के पीछे हो सकता है, या फिर इन जैंगवेल जो पीछे से मास्टरमाइंड करने का शौकीन है। पर इंस के लिए ये ठीक से समझ आता है। उसके पास सील्ड आर्टिफैक्ट 0-08 है जो सर्कमस्टांसेस को मैनिपुलेट करके लोगों को एक्ट करवाता है, यानी सीधा लोकल गैंग्स और बाउंटी हंटर्स को हायर करने की उसको ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर एक और सोच है, क्या हो अगर यही एक और लेयर हो? क्या इंस ने 0-08 को इसी तरह यूज़ किया हो कि वो किसी पर्टिकुलर फैक्शन और एजीक के बीच क्लैश इंड्यूस करे, जिससे इंस अपना काम आराम से निपटाए? हो सकता था, बहुत मुमकिन। दूसरी तरफ न्यूमिनस एपिस्कोपेट का एलिमेंट भी सीधा इग्नोर नहीं किया सकता था। अगर अजीक ने किसी वजह से उनके साथ इन कांटेक्ट किया हो, शायद रिवेंज, शायद किसी बार्गेन के चक्कर में, तो पार्टीज़ के बीच डिसएग्रीमेंट ये सब कुछ बिगाड़ सकता है। दोनों सिनेरियो खतरनाक थे, दोनों में से कोई भी सिचुएशन एस्केलेट कर सकती थी। क्लेन ने अपनी कॉफ़ी सिप की और ओल्ड कोलर से सीधा बोला, मुझे बताओ कौन बाउंटी इशूअर है और रिवॉर्ड कितना है? अगर सूटेबल हुआ मैं नोट ले लूँगा और शायद मैं भी इस पे काम करूँ। ओल्ड कोलर बिना हेजिटेट के बोला, ठीक है, मैं देखता हूँ। उसने कभी नहीं सोचा कि डिटेक्टिव का ये सवाल अजीब है। उनके लिए प्राइवेट डिटेक्टिव और बाउंटी हंटर के बीच फ़र्क सिर्फ तर्ज का था। दोनों लोग इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, पर एक लॉजिक से, एक फोर्स से। जब ओल्ड कोलर निकल गया, क्लेन साइलेंट लम्हा लेकर बैठा रहा। एक छोटी सी इमोशन राइज हुई। पहली बार किसी ने वहाँ पे बैकलैंड में किसी फ्रेंड का जिक्र किया, और शायद एक छोटा सा लीड मिला इन जैंगविल का पोटेंशियल लोकेशन का। 3 महीने से क्लेन का प्राइम फोकस पोषण डाइजेशन करना था, खासकर लेनेवेस को मारने के बाद। उसको पता था कि इंस एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर हो सकता था। सीधा उलझना बेकार रिश्ता। सील आर्टिफैक्ट्स 0-08 का कोड फियर उसके अंदर रहता, वैसे कुछ जैसे सीधा फेस ऑफ अवॉइड करना ही समझदारी थी। कॉफ़ी ख़त्म करके क्लेन ने अपना स्कार्फ ठीक किया, हैट पहना और चीप कॉफ़ी हाउस से बाहर निकल पड़ा। हिल्स्टन बोरो, एक पुराना थोड़ा सा वॉन बिल्डिंग के बाहर क्लेन कैरिज से उतरा, हैट को एडजस्ट करते हुए, और सीधा उस दरवाजे की तरफ चला जहाँ ईजनगार्ड स्टैंटन रहता था। ईजनगार्ड ने कुछ दिन पहले क्लेन को लेटर भेजा था, मर्डर केस डिस्कस करने आओ। क्लेन ने पहले पोलाइटली मना किया क्योंकि बाइक फाइनेंसिंग इश्यूज चल रहे थे, पर ईजनगार्ड इंसिस्ट कर गया कि केस एक ब्रिक वॉल पे अटका है और वो चाहता था कि क्लेन कभी भी आके देखे। नो हरी। क्लेन ने फिर अपनी शेड्यूल देखी और ये आफ्टरनून फिक्स कर ली। डिंग डोंग। क्लेन बेल बजाकर थोड़ा पीछे खड़ा हुआ। कुछ सेकंड्स के बाद डोर खुला और आइजनगार्ड का स्लिम असिस्टेंट डोर पे खड़ा था। सैफरन कॉलर टाई और गोल्ड रिम चश्मा, एक प्रिसाइज प्रोफेशनल लुक। गुड आफ्टरनून डिटेक्टिव मोरियार्टी, मिस्टर स्टैंटन आपसे मिलना चाहते हैं। टी या कॉफ़ी?
असिस्टेंट ने पूछा। क्लेन ने कूली बोला, टी कम लेमन। असिस्टेंट ने क्लेन को अंदर लीड किया, पर एक छोटी सी चीज़ ने क्लेन का रडार टिक कर दिया। असिस्टेंट ने बताया कि हाउस होल्ड सर्वेंट टेम्पररी डे ऑफ पे हैं। क्लेन का इंस्टिंक्ट बोल उठा, क्यों, कोइंसिडेंस? उसने कॉपर पेनी निकाला, एक छोटा सा रिचुअलिस्टिक तालिस्मान, जैसे वो छुपा हुआ सिग्नल हो। जब क्लेन ने एक्टिविटी रूम के दरवाज़ा नॉक किया तो उसे एक छोटी सी नॉक से कुछ सील लिफ्ट हुआ जैसा लगा। एक गजब की स्मेल ऑफ फ्रेश ब्लड वहाँ से निकली, ताज़ी, मेटालिक, स्ट्रॉन्ग। क्लेन का मूड चेंज हुआ, एक मर्डर सीन का इंस्टेंट सीधा ट्रिगर हो गया। एक्टिविटी रूम में अंदर घुसते ही सीन हॉरिफिक था। रिक्लाइनिंग चेयर, ओवरट्यून, डार्क रेड ब्लड ऑल ओवर द कारपेट। एक किताब फ्लोर पर पड़ी, कवर ऊपर टाइटल, द डेविल्स लेजेंड ऑफ सेवेलोस बोरो। फायरप्लेस में कोई ग्लोइंग एम्बर नहीं, फर्नीचर टूट फूट, स्कॉच मार्क्स जैसे इंटेंस फाइट हुआ हो, लेकिन कोई बॉडी नहीं, कोई डेड लिम्ब नहीं। ये एम्बिग्विटी और ज़्यादा अनसेटलिंग थी। क्लेन थोड़ा पीछे हटने लगा, हाथ जैसे इंस्टिंक्टिवली पीछे गया, पर फिर उसने फील किया कोई इनविजिबल गेज, अ कोल्ड मर्सीलेस स्टेयर, लिटरली जैसे किसी ने उस पर लॉक करके रखा हो। एक छोटी सी गलती और वो इंस्टेंट किल हो जाता। क्लेन ने अपना हार्ट स्टडी रखा, बहुत सारे परफॉर्मेंसेस और डेंजरस एनकाउंटर से उसको ये रियलाइजेशन थी, पैनिक करना सबसे बड़ा खतरा है। तब असिस्टेंट जो अभी थोड़ा दूर खड़ा था विथ अ ट्रे फ्रीज हो गया, उसके होंठ हिलने लगे। यू किल्ड मिस्टर स्टैंटन, वो चोक कर रहा था। हर बार जब वो वर्ड बोल रहा था उसके चेहरे से एक पीस ऑफ फ्लैश लिटरली फॉल कर रहा था, ब्लड गशिंग, लिटरली। एकदम से वो असिस्टेंट अपने आप में ही डिसमेंबर हो गया, as if he had been stitched into human shape and now the seams opened, body torn apart into pieces with wet sound. टिन टीपॉट और प्रोक्लियन कप्स ट्रे से गिरकर एक्सप्लोड कर गए, टी वाटर स्प्लैश कर गया, फ्लोर पे मिक्स हो गया। सीन सररियल, गैसली, लाइक स्टेज नाइटमेयर। क्लेन खड़ा रहा, ब्रीदिंग स्टीडी, पर अंदर सवेयर। अब जो भी इस सब का पपिटियर है वो उसको देख रहा था। उसकी ऑपरेसर का गेज अभी भी किसी पॉइंट पे लगा था। अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, फिर पुलिस एंट्री हुई। चेकर्ड यूनिफॉर्म्स, गन ड्रॉन्स, रिवॉल्वर्स पॉइंटेड डायरेक्टली एट क्लेन जो अभी एक्टिविटी रूम के डोरवे पे खड़ा था। उस पल में जो इनविजिबल गन टू द बैक फीलिंग थी वैनिश हो गई। क्लेन ने हाथ उठा दिए और इरेवेंटली बोला, आई वॉन्ट से एनीथिंग अंटिल आई सी माई लॉयर। बैकलैंड्स, चिसैक पुलिस स्टेशन। क्लेन को एक वाटर पाइप से चेन कर दिया गया, हैंडकाफ्ड इन अ सिंबॉलिक मैनर, और जगन उसके साथ वापस आया। जगन ने फेस पर काम एक्सप्रेशन रखा। मैं इंट्रोगेशन में तुम्हारे साथ रहूँगा। क्लेन ने एक हाफ लाफ निकाला। आज मुझे क्या खाना बनाना है ये सोचना चाहिए था, ना कि यहाँ पुलिस के साथ आर्ग्यू करना। जगन ने एक नोट किया, ये रूटीन था। इंट्रोगेशन रूम में जब ऑफिसर ने पूछा कि क्लेन और आइजनगार्ड का रिलेशन क्या है, क्लेन ने सीधा जवाब दिया, सीरियल मर्डर केस की वजह से। फिर एक फ्लैश मोमेंट आया क्लेन के दिमाग में। वो हमेशा से सोचता रहा कि डेविल डॉग का पीछा कोई मास्टरमाइंड हो सकता है। किताब जो स्टैंटन पढ़ रहा था, द डेविल्स लेजेंड ऑफ सेवेलियस बोरो, उससे एक लाइन क्लियर हुई, ओनर ऑफ द डेविल डॉग शायद वापस से एक्टिव हुआ हो। स्टैंटन शायद केस के रिकॉर्ड में जो मेन क्लू प्रोवाइड करने वाला फिगर था, शायद इसीलिए उस पर अटैक हुआ। क्लेन ने जल्द ही अपनी एक थ्योरी फॉर्म की। अगर स्टैंटन ने पहले डेविल डॉग केस में कुछ मेजर लीड दिया था तो उसका ओनर जो लॉन्ग टाइम से साइलेंट था अब रिवेंज के लिए आया हो। किलन ने शायद ऐसे सीन सेट किया जिससे स्टैंटन डिसअपियर हो जाए और ब्लेम किसी और पे आ जाए। हो सकता था वो क्लेन को फ्रेम करने का प्लान भी हो। इंट्रोगेशन में क्लेन ने कंपोज तरीके से उन इवेंट्स को बताया, लेटर फ्रॉम स्टैंटन, इनविटेशन, रूम का सीन, असिस्टेंट का रिएक्शन और पुलिस का अराइवल। ऑफिसर ने कुछ प्रोसीजरल क्वेश्चंस किए, शूज़, लास्ट सीन टाइम, क्या कोई बिनोइंग विटनेस। क्लेन ने सब कामली आंसर किया। उसके अंदर एक छोटी सी एक्साइटमेंट भी थी। फाइनली एक थ्रेड मिला, एक पैटर्न जो डेविल डॉग और टैरट रिचुअल से लिंक होता हुआ नजर आ रहा था। जब इंट्रोगेशन खत्म हुआ, क्लेन मिसिंग सीन को मेंटली फाइल कर रहा था। बुक टाइटल, डेविल्स लेजेंड, स्कॉच मार्क्स, मिसिंग बॉडी, स्टेज डिसमेंबरमेंट, असिस्टेंट स्वीन अप अपीरियंस, सब कोई सिग्नेचर जैसा। उसने रियलाइज़ किया कि ये सिंगल वेव सिंपल सीरियल किलर का नहीं था, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन या हाई लेवल ऑकल्ट एक्टर की हैंडवर्क लग रहा था। और अगर वो ऐसे प्रोफेशनल्स थे तो उनका टारगेट लिस्ट में स्टैंटन जैसा पब्लिक फिगर होना ऑब्वियस था। क्लेन ने चेस्ट से गहरा सा ब्रेथ लिया और अपने दिमाग में एक और क्लस्टर जोड़ा, अजीक एगर्स का बाउंटी, इन जैंगविल का 0-08, द डेविल डॉग्स ओनर सीकिंग रिवेंज और द फूल टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स। सब एक वेब बना रहे थे, हर थ्रेड पोटेंशियली एक दूसरे से लिंक्ड। अब उसके पास एक क्लियर ऑब्जेक्टिव था, इन्फॉर्मेशन गैदर करना,
केयरफुल प्रोब करना और किसी भी इमीडिएट कॉन्फ्रंटेशन से बचना जब तक वो अपने स्ट्रेंथ लेवल को नेसेसरी थ्रेशोल्ड तक ना ले जाए। उस रात जेल सेल के अंदर क्लेन ने अंधेरे में अपने थॉट्स लाइन बाय लाइन अरेंज किए। अगर डेविल डॉग का ओनर वापस आया तो मोटिव क्या, अगर बाउंटी अजीक के लिए लगा है तो कौन इशू किया, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या स्टैंटन पे हुआ अटैक एक वार्निंग था या एक मूव टू डिस्ट्रैक्ट इन्वेस्टिगेटर्स वाइल कुछ और प्लानिंग हो रही थी। इन सवालों के जवाब ही आगे का रास्ता दिखाएंगे। क्लेन ने अपनी आंखें बंद की। बाहर विंटर फॉग ने बैकलैंड को लपेट रखा था, लेकिन अंदर उसके माइंड में स्टॉर्म और भी तेज था। कमिंग इन थ्रॉन्ग्स, थॉट्स एंड प्लॉट्स, जैसे कोई वेव आने को तैयार हो। चैप्टर 412। जब क्लेन ने डेविल डॉग के ओनर के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी सोची, उसने अपना अप्रोच चेंज किया। इंट्रोगेशन में उसने डिसाइड किया कि सब कुछ डिटेल में रिकाउंट करे, स्पेशली अपना कनेक्शन आइजनगार्ड स्टैंटन के साथ। उसने ऑफिसर्स को बताया कैसे स्टैंटन ने एक टीम ऑफ डिटेक्टिव्स असेंबल की थी सीरियल मर्डर केस के लिए, और कैसे बाउंटी का एक हिस्सा उसको मिला। उस कमीशन में मैंने आइडियाज़ दिए थे। प्राइवेट डिटेक्टिव के जार्गन में इसे सजेशन कहते हैं, लेकिन उन्हीं आइडियाज़ को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माना गया, और इस वजह से मिस्टर स्टैंटन ने मुझे बाउंटी का बल्क शेयर दिया था। क्लेन कामली कंक्लूड किया। ऑफिसर्स ने लिखा, फिर पूछा, क्या कोई इसको कंफर्म कर सकता है? क्लेन ने बिना डिले स्टुअर्ट, कैसलाना और दूसरे प्राइवेट डिटेक्टिव के नाम और एड्रेस लिख दिए। बहुत अच्छा मिस्टर मोरियार्टी, आपके आंसर्स काफ़ी डिटेल में हैं। एक ऑफिसर ने लिखना बंद किया और अगला सवाल पूछा, आज आपने डिटेक्टिव स्टैंटन के घर में कितना वक्त गुजारा? हम पूछना चाहते हैं एंट्री के टाइम से लेकर जब हमने आपको वहाँ देखा था तब तक। क्लेन ने थोड़ा सा और डायरेक्टली बोला, 2 या 3 मिनट। ये उसका सच्चा फील था, जितना उसने एक्सपीरियंस किया। पर ऑफिसर ने आईब्रो उठाई। नियर बाय रेजिडेंट्स कंफर्म करते हैं कि आप 2:10 PM के आसपास एंटर हुए और हम 2:28 PM पे साइट पर आए। मतलब आप घर में टोटल 18 मिनट्स थे, ना कि 2 से 3। आपने इतना लंबा वक्त क्या किया? पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? 18 मिनट्स। क्लेन का फोरहेड टाइटन हो गया। उसने क्लियरली फील किया था कि सिर्फ 1 मिनट से आधा, बस थोड़ा सा स्टेलमेट हुआ था उस गेस के साथ जो उसको वॉच कर रही थी। तो फिर 18 फुल मिनट्स कैसे? क्या वो सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड ने उसको टाइम परसेप्शन डिस्टॉर्ट कर दिया, या वो बियॉन्डर की पावर थी जो डेलिबरेटली उसका सेंस ट्विस्ट कर रही थी? अगर कोई डेविल डॉग का ओनर था तो कम से कम सीक्वेंस 6, शायद सीक्वेंस 5। जगन जो उसके साइड पर बैठा था लीन हुआ फॉरवर्ड, रेडी टू ऑब्जेक्ट की पुलिस लीडिंग क्वेश्चंस पूछ रही है। पर क्लेन ने अपना फोरहेड रब किया और कामली बोला, मैंने जो कहा वो ट्रूथ था। मेरे फील के मुताबिक सिर्फ 2 से 3 मिनट गुजरे। उसने एम्फेसाइज किया, यस, बेस्ड ऑन वॉट आई फेल्ट। ऑफिसर ने एक दूसरे को देखा और लिख लिया। फिर उन्होंने बताया, उस 18 मिनट के दौरान एक सर्वेंट जो घर के बाहर से आया था, उन्हें डोरबेल बजाई। कोई जवाब नहीं आया। उसने ओरियल विंडो से अंदर देखा और कॉप्स देखे, और आपको एक्टिविटी रूम के डोरवे में खड़ा देखा। डर के मारे वो सीधा पुलिस स्टेशन भागा। पासर्स बाय और नेबर्स ने भी कंफर्म किया। क्लेन ने जगन की आंखों को इग्नोर किया और शिफ्स शुक हिज हेड। मैंने कोई डोरबेल नहीं सुना, पुलिस ने लिखा, पर कोई कमेंट नहीं किया। इंट्रोगेशन के और क्वेश्चंस आए और क्लेन, जो गिल्टी नहीं था और झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं थी, सबका सच्चा जवाब दिया। आखिर में क्लेन ने खुद पूछ लिया, आपको डिटेक्टिव स्टैंटन मिला? एक्टिविटी रूम में तो कोई बॉडी नहीं थी, शायद वो अभी भी जिंदा है। ऑफिसर ने पेन से टेबल टैप किया और बोला, यही तो हम वंडर कर रहे हैं। सिर्फ एक्टिविटी रूम में फाइट के साइंस थे, विंडोज़ क्लोज थे और दिनों से खुले नहीं थे। ऑटम और विंटर में ये नॉर्मल है। मतलब अटैकर और स्टैंटन दोनों वहाँ किसी अजीब तरीके से गायब हुए। घर या नेबरहुड में कोई ट्रेस नहीं, ब्लड तक नहीं। क्लेन ने अपने अंदर साइलेंटली सोचा, शायद रात के बीच कुछ हुआ, या वो लिटरली वॉल्स के थ्रू चले गए। उसने गॉडेस के लिए छोटी सी दुआ की, मे द हेवन एट गॉडेस प्रोटेक्ट स्टैंटन। इंट्रोगेशन के बाद क्लेन को एक छोटी रूम में रिमांड कर दिया गया। पुलिस ने जगन के साथ मिलकर 15 मिनट शीट से स्टैंटन के लेटर एविडेंस के लिए मंगवाया। शाम तक बेल मिल गई, पर 50 पाउंड्स का डिपॉजिट करना पड़ा। इतनी महंगी बेल? लास्ट टाइम तो काफ़ी कम था। एवरेज प्राइवेट डिटेक्टिव के लिए तुरंत 50 पाउंड निकालना मुश्किल है। क्लेन ने कंप्लेन किया जब वो पुलिस स्टेशन से बाहर गया। जगन अब भी कंपोज था। लास्ट टाइम सिचुएशन फेवरेबल थी, इस बार काफ़ी एविडेंस आपके अगेंस्ट पॉइंट कर रहा है। कैरिज रोककर उसने क्लेन को देखा और कामली बोला, शेरलॉक, मैं आपका लॉयर हूँ। जब भी पुलिस सवाल पूछती है पहले मुझे देखो, एक सिग्नल दो, ऐसे कैजुअली जवाब मत दो। लोग बिना ट्रेनिंग के अक्सर अपने आप को ट्रिप करा देते हैं। क्लेन थोड़ा ऑकवर्ड लाफ किया, मैं तो खुद अपनी कहानियाँ बनाने का आदत बनाया हूँ। ठीक है, अगली बार ध्यान रखूँगा।
गैरेज में साइलेंस रहा। क्लेन सोचता रहा स्टैंटन के अटैक के बारे में। तभी उसका स्टमक ग्राउल हुआ। टाइम देखकर रियलाइज़ हुआ डिनर का वक्त क्रॉस हो गया था। जगन ने कैजुअली बोला, मैंने अपनी ग्रैंड मदर से डिनर प्रिपेयर करवाया है 3 लोग के लिए। क्लेन ने बोला, मैं इम्पोज कैसे कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, मिसेस डॉरिस का खाना तो हमेशा एंजॉय करने के लायक होता है। डिनर के बाद कैट के साथ थोड़ी मस्ती करके क्लेन अपने घर रिटर्न किया। रात का फॉग और डैम्प हवा स्ट्रीट लैंप्स के नीचे और हैवी लग रहा था। अपने लेटर बॉक्स से एक बैकग्राउंड इवनिंग न्यूज़ निकाला और घर अंदर चला। केन रखते ही एक कोल्ड इंट्यूशन हिट हुई। स्ट्रेंजर मेरे घर में घुसा है। पुलिस एविडेंस कलेक्ट करने आई थी क्या? लेकिन क्लेन ने देखा कॉफ़ी टेबल पर एक लेटर रखा था। नॉर्मली वहाँ से न्यूज़पेपर होता। केयरफुली उसने ब्लैक ग्लोव्स पहने और लेटर खोला। अंदर एक थिन पेपर था जिस पर डार्क रेड वर्ड्स लिखे थे, ब्लड के कोआगुलेशन से, ऑल ऑफ यू विल डाई। क्लेन का दिल टाइट हुआ। क्या ये डेविल डॉग का ओनर है? रिवेंज लेना चाहता है? फिर नाइट हॉक को डायरेक्टली क्यों नहीं? पर उसने तुरंत समझ लिया स्ट्रॉन्ग को इग्नोर करना और वीक पे निकालना सबसे कॉमन पैटर्न होता है। जैसे उसने लैनेवेस का परस्यूट छोड़ा नहीं, पर इंस को चैलेंज भी नहीं किया। फिर भी एक सवाल उसके दिमाग में घूमा, इतना ओपनली रिवेंज क्यों? ऑफिशियल बियॉन्डर्स को अट्रैक्ट करने का डर नहीं? शायद पोशन एक्टिंग रिक्वायरमेंट हो, या फिर स्टैंटन ने एस्केप कर लिया और अब वो ओपनली सबको थ्रेटन कर रहा है क्योंकि सीक्रेटली एलिमिनेट नहीं कर पाया। और सबसे बड़ा पजल, उसने मुझे स्टैंटन के घर में क्लियरली देखा था, तब अटैक क्यों नहीं किया? क्या उसने पहचान लिया कि मैं एक बियॉन्डर हूँ? क्लेन का सस्पिशन और स्ट्रांग हुआ। शायद डेविल डॉग ने उसको पहले ही देख लिया था और डिस्गाइज के बावजूद ओनर को रिपोर्ट कर दिया। अभी वो सोच ही रहा था कि दूसरी फ्लोर पे बेडरूम डोर खुला और डेस्क पर एक और लेटर रखा था। उस पर डार्क रेड वर्ड्स में लिखा था, यू आर नेक्स्ट। नेक्स्ट कितना एरोगेंट है। क्लेन ने साय किया। तभी एक इंस्टिंक्ट ने उसका हेड विंडो की तरफ उठाया। अपोजिट हाउस की वॉल्स पर स्ट्रीट लैंप्स का ग्लो पड़ा हुआ था। क्रिस क्रॉसिंग शैडोज बन रहे थे। उन्हीं शैडोज में से एक टेल कोट पहने हुए ब्लैक शिलूट फॉर्म हुआ। शैडो ने अपना हाथ उठाया, गन का जेस्चर बनाया और सीधा क्लेन की तरफ पॉइंट किया। फिर उसने प्रिटेंड किया जैसे ट्रिगर पुल किया हो और अपने गन के मजल पर ब्लो किया। नेक्स्ट सेकंड वो पूरा शैडो क्रम्बल होकर मल्टीपल डिस्कनेक्टेड ब्लैक फ्रैगमेंट्स में डिसॉल्व हो गया और रूम में सिर्फ साइलेंस बचा। चैप्टर 413 राइस पुलिस स्टेशन, जो मिन स्ट्रीट और आसपास के इलाके का जिम्मेदार था। उसके बाहर क्लेन ने उस ऑफिसर का हाथ मिलाया जिसने उसे वहां से एस्कॉर्ट किया था। ये धमकी भरा लेटर शायद पिछले सीरियल मर्डर से जुड़ा हुआ है। मिस्टर ईजन गार्ड स्टैंटन, जो डिटेक्टिव टीम का ऑर्गेनाइजर था, उसको आज आफ्टरनून में अटैक हुआ है। कृपया इस बात को सीरियसली ली जाए, क्लेन ने पेशेंस के साथ बताया। ऑफिसर ने उसका हाथ छोड़ा और काम होकर डिसेंट जवाब दिया, चिंता मत कीजिए मिस्टर मोरियार्टी, हम आपकी बात ऊपर तक रिपोर्ट करेंगे। क्लेन ने टोपी ठीक की और पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आया। 2 थ्रेटनिंग लेटर्स और सस्पेक्टेड डेविल डॉग के मास्टर की तरफ से टॉन्टिंग देखकर क्लेन बिना सोचे समझे एविडेंस लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन गया था। उसकी छुपी हुई तमन्ना ये थी कि केस जल्दी मैंडेटेड पनिशर्स या मशीनरी हाईमाइंड टीम को भेज दिया जाए ताकि वो ऑफिशियल बियॉन्डर से प्रोटेक्शन पा सकें। वो जानता था कि अगर वो रात को कवर में घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता तो ये उस लेटर राइटर का मकसद भी हो सकता था। किसी ने उसे एक्सपोज करके रात में वल्नरेबल पोजीशन में मारना चाहा हो। सोचते हुए वो मेन स्ट्रीट वापस आया। जैसे ही कैरिज से उतरा उसने स्ट्रीट लैम्प के पास अपने घर के फ्रंट पर एक शख्स को खड़ा पाया, ड्रिप ड्रॉपलेट्स के बीच। क्लेन का दिल जोर से धड़का, लेकिन तुरंत ही उसके ऑब्जर्वरी माइंड ने रिलैक्स कर दिया जब उसने विजिटर को पहचान लिया। वो स्टूअर्ट था, एक पतला मीडियम बिल्ड प्राइवेट डिटेक्टिव जो क्लेन को पसंद करता था। क्लेन ने केन टाइट पकड़ा और प्रोबिंग टोन में पुकारा। डिटेक्टिव स्टूअर्ट ने घबराकर मुंह घुमाया। मिस्टर मोरियार्टी, मुझे भी वही धमकी आई, ऑल ऑफ यू विल डाई। तुम्हें भी? क्लेन ने हैरानी और समझ दोनों मिक्स करके जवाब दिया। स्टूअर्ट भी उन डिटेक्टिव्स में से था जिसे स्टैंटन ने सीरियल मर्डर्स के लिए गैदर किया था। उसकी आंखों में डर और कन्फ्यूजन था। मैं पहले स्टैंटन से मिलने गया था, लेकिन सुना कि उस पर हमला हुआ, तब मैं सीधा तुम्हारे पास आया। भगवान का शुक्र है। क्लेन ने डर को कंट्रोल करने के लिए उसको अंदर बुलाया। आओ घर के अंदर बात करते हैं। घर के लिविंग रूम में जब स्टूअर्ट बैठा तो क्लेन बहाने से टॉयलेट चला गया, लेकिन असली वजह यह थी कि वो ऊपर ग्रे फॉग में छुपकर 2 डिविनेशंस करना चाहता था। पहला डिविनेशन कंफर्म करने के लिए था, क्या यह सच में स्टूअर्ट है? दूसरा था, क्या आज रात किसी तरह का खास खतरा है? रिवलेशंस मिली, हाँ विजिटर स्टूअर्ट ही था, और हाँ रात में काफ़ी सीरियस डेंजर होने का इंडिकेशन मिला। डिविनेशन ने क्लियर बताया कि डेंजर ज़रूरी नहीं कि वो वहीं पर ही होगा जहां क्लेन या स्टूअर्ट खड़े हैं, लेकिन कुछ लोग रात में सीक्रेट में निशानों पे पड़ सकते हैं।
मिस्टिसिज्म की लिमिटेशंस वहाँ नजर आई। एक जनरल लेवल का सेंस मिलता है पर पूरे प्रिसाइज आंसर्स मिलना मुश्किल। वॉश बेसिन का वाटर बटन प्रेस करते हुए क्लेन ने हाथ धोए और कंपोज होकर दरवाज़ा खोला। स्टुअर्ट, चाय या कॉफ़ी लोगे? स्टुअर्ट ने तुरंत हेड शेक किया। नहीं, बात करना पहले मैंने काफ़ी थ्रेटनिंग लेटर्स देखे, लेकिन आज वाला सबसे खतरनाक था। वो लहू से लिखा हुआ लगता है। मेरा इंट्यूशन बोलता है कि वो आदमी एक्शन लेगा और वो कैपेबल है। वो बोलते हुए थोड़ा और घबरा गया और फिर पूछा, बाय द वे, स्टैंटन को वही आदमी अटैक किया था, राइट? शायद, क्लेन ने गार्डेड अंदाज में जवाब दिया और फिर खुद बैठ गया। लगता है हम सबका कॉमन लिंक वही सीरियल मर्डर केस है। स्टुअर्ट की रिएक्शन थोड़ी ओवर द टॉप थी। डर से वो काफ़ी शेकी लग रहा था। क्लेन नज़र से स्टुअर्ट को स्कैन करता रहा। बॉडी लैंग्वेज, माइक्रो एक्सप्रेशंस, शक के पीछे छुपा एंग्जाइटी, उसके दैट टाइम के अंदर एनालिसिस पावरफुल और तेज़ी से चल रही थी। वो रोज़ाना डिटेक्टिव के काम से ही अब एम्पावर्ड हो चुका था। फिर अचानक डोरबेल बजी, टिंकलिंग साउंड छोटे से एको के साथ। स्टुअर्ट एक चिड़िया की तरह झूला। क्लेन ने दरवाज़ा खोलने को जाते हुए एक फ्लैश विजन जैसा सीन देखा। कैसलाना ग्रे ट्वीट कोट में, उसकी असिस्टेंट लीडिया लाल बालों के साथ और कुछ और लोग, सब वो प्राइवेट डिटेक्टिव्स थे जो स्टैंटन ने गैदर किए थे। क्लेन ने सीधा दरवाज़ा खोला और 2 कदम पीछे हट गया, रेडी। कैसलाना ने बिना कोई बात घुमाए सीधे कहा, हम सबको वही थ्रेटनिंग लेटर आया। तुम लोगों को भी आया? हाँ, क्लेन ने सोलमली जवाब दिया। कैसलाना ने वाइड मिस्ट एक्सेल की, फिर बोली, स्टैंटन ने हमें सीरियल मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए असेंबल किया था, बस वही हमें कॉमन है। क्लेन ने भी अग्री किया, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। जब वो 4 लोग घर के अंदर आए, क्लेन ने तुरंत एनालिसिस मोड ऑन कर दिया। एनिमी का प्लान क्यों हो सकता है? डेविल डॉग के मास्टर ने इतना बड़ा फस क्यों खड़ा किया? इंटेंशन, स्ट्रैटेजी? उसने अंदाज़ा लगाया, ये प्रोएक्टिव टैक्टिक ऑफिशियल बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशंस का अटेंशन खींचने के लिए हो सकती है, ताकि मैंडेटेड पनिशर्स, नाइट हॉक्स, मशीनरी हाई माइंड या चर्च एफिलिएटेड फोर्सेस एरिया में सेपरेशन करें, टीम स्प्लिट्स कर दें और फिर जब एंटी ऑफिशियल फ्रिक्शन हो तो मास्टरमाइंड किसी कन्वीनियंट टाइम पे काम करे। अगर बहुत सारे प्राइवेट डिटेक्टिव्स और स्मॉल ऑफिशियल ग्रुप्स स्कैटर्ड हो जाएंगे तो कोई कमजोर विंडो मिल सकती है जिसमें मास्टरमाइंड कुछ बड़ा कर लेगा, या फिर मास्टरमाइंड बस सबको डराना चाह रहा है ताकि वो अपना रिवेंज ऑन द कोर टारगेट, शायद स्टैंटन, अचीव कर सके, या फिर एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो जिससे वो हाई वैल्यू ऑफिशियल को भगा सकता हो। ये मेथड भी कॉमन है। डेविल लाइक बीइंग्स जो खुद को सीक्वेंस 5 तक लिमिट करते हैं लेकिन कनिंग टैक्टिक्स से जीतने की कोशिश करते हैं। डिवाइड एंड एग्जॉस्ट ऑफिशियल रिसोर्सेज। क्लेन ने 20-30 सेकेंड्स में कई पॉसिबिलिटीज़ डिड्यूस कर ली। मास्टरमाइंड सीक्वेंस 5 या उसके आसपास, पावरफुल बट स्टिल किलेबल बाय डेमीगॉड ऑफिशियल हाई सीक्वेंस। मास्टरमाइंड इंटेंशनली प्रोवोक कर रहा है ताकि जुरिस्डिक्शन कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएं। चर्च वर्सेस मशीनरी वर्सेस नाइट हॉक्स, प्रोसीजरल डिलेस का फ़ायदा उठाना। मास्टरमाइंड के पास सील्ड आर्टिफैक्ट या ट्रिक्स हैं जो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में ऑफिशियल पावर को डिसेबल कर सकते हैं। क्लेन को डिफिनेशन का जो हिंट मिला था, नाइट ऑफ कंसिडरेबल डेंजर, उसके हिसाब से वो सबको कहा, सब लोग पुलिस को कॉल कर चुके हो क्या? कैसलाना ने जवाब दिया, कुछ ने कॉल किया, कुछ अपने कॉन्टैक्ट्स को ढूंढ रहे हैं, हम सब यही मिलकर प्लान बनाने आए हैं। क्लेन ने काम टोन में सबको रीअश्योर करना शुरू किया, फिक्र मत करो, ये आदमी शायद सीरियल मर्डर्स का रिवेंज ले रहा हो लेकिन वो अकेले होगा या मैक्सिमम 1-2 साथियों के साथ। हम टोटल 8 डिटेक्टिव्स हैं, सबकी कॉम्बैट और शूटिंग स्किल्स ठीक ठाक है। अगर वो सीधा हमारी तरफ आता है तो हम सही से फाइट कर लेंगे। कुछ लोगों ने डाउट दिखाया, काफ़ी लोगों में फियर था कि मास्टरमाइंड उनके घर वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। इमोशंस ऊपर नीचे हुए, मेरी वाइफ, मेरी छोटी बच्ची, टिपिकल ह्यूमन पैनिक रिस्पॉन्सेज। स्टुअर्ट पीछे खड़ा था, पूरा ट्रेमलिंग, डर और गुस्सा मिक्स। तभी आउट ऑफ नोवेयर उसने अपना गन निकाला और क्लेन के सर के पीछे एम कर दिया। उसकी आंखों में एक ग्लेज थी, जैसे वो किसी ट्रांस या किसी सेरेब्रल ओवरराइड के अंडर आ गया हो। चैप्टर 414। जब स्टुअर्ट ने अपना बंदूक उठाया और एम किया, क्लेन जो पहले से ही अलर्ट था, उसने वो हर एक माइक्रो मूवमेंट नोटिस कर लिया था। उन्हें तुरंत फॉरवर्ड लंज मारा, बिल्कुल उस वक्त जब स्टुअर्ट ने अपनी सीरीज ऑफ एक्शंस परफॉर्म करनी शुरू की। बैंग! स्टुअर्ट जो अब बिल्कुल कंट्रोल से बाहर नजर आ रहा था, उसने ट्रिगर खींच दिया। गोली वॉल को छू के गुजरी और एक प्राइवेट डिटेक्टिव के फेस के साइड से लगती हुई वॉल में जा पड़ी। सबके दिल एकदम टाइट हो गए। जैसे ही शॉक स्प्रेड हुआ, बाकी डिटेक्टिव्स ने अपने रिवॉल्वर्स निकाले। प्रेशर का माहौल एकदम से चार्ज हो गया, सीन क्योटिक बन गया। सब एक दूसरे को अपोनेंट समझ रहे थे। स्टुअर्ट और एक और डिटेक्टिव के चेहरे लाल हो गए थे, वेन्स उभर आई थी, आंखों में गुस्से और डर का मिक्स था, जैसे वो दोनों डेविल्स बन गए हों। उसी वक्त कैसलाना ने जोर से चीख मारा, रोको! उसकी आवाज़ बड़ी लाउड नहीं थी,
पर अथॉरिटी और एक ऐसी ग्रेविटास थी जो सबके बोन्स तक झांक गई। हर कोई थोड़ा सा फ्रीज कर गया और अनकॉन्शियस तौर पे कंप्लाई कर लिया। मोमेंटरीली साइलेंस आया, लेकिन हवा अभी भी टेंस थी। लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे। क्लेन ने ऑलरेडी रोल करके अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ लिया था। उसका दिमाग तेज चल रहा था। अब उसे अपनी हेलुसिनेशन एक्टिंग एबिलिटी पे रिलाई करके सीन को कंट्रोल करना था और लोगों को काम करना था। पहले स्टुअर्ट को न्यूट्रलाइज करना जरूरी था। फिर डोरबेल बजी। डिंग डोंग डिंग डोंग। डोरबेल का साउंड जैसे ठंडी हवा का बकेट सबके ऊपर गिर गया। कुछ डिटेक्टिव्स तुरंत अलर्ट हुए, कुछ के चेहरे पे क्लैरिटी वापस आई। टिंकलिंग ने सबके इमोशनल स्पाइक को ठंडा कर दिया। स्टुअर्ट अपने गन पे नज़र गिराकर हेज में बोला, मैं अभी क्या कर रहा था, जैसे कुछ भूल गया हो। क्लेन ने हल्का सा साइक ऑफ रिलीफ लिया। शायद ऑफिशियल बियॉन्डर आ गए और कॉशियसली डोर की तरफ गया। रिवॉल्वर स्टिल रेज्ड। जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, एक फ्लैश इमेज उसके माइंड में आया। एक आदमी ब्लैक कोट और हंटर्स हैट पहने, ग्रे टेम्पल्स, पतला चेहरा, इज़नगार्ड स्टैंटन। लेफ्ट आर्म थोड़ा सपोर्टेड लग रहा था, इंजरी का निशान। क्लेन का दिल हल्का सा खुश हुआ, ही इज अलाइव। लेकिन कॉशन वापस आ गई, क्योंकि क्लेन को याद था जब मैरिनेटिस रोजागो ने कांस्टेबल का रूप लेकर उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया था। कॉशन फर्स्ट। क्लेन ने दरवाज़ा खोला और 2 कदम पीछे हट गया। इज़नगार्ड स्टैंटन मुस्कुराते हुए अंदर आया, थोड़ा पेल फेस लेकिन अलाइव। उसने नोट किया और बोला, आज आफ्टरनून के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो शायद मैं उस डेविल के साथ हाइड एंड सीक कंटिन्यू नहीं कर पाता। तुमने मेरी जान बचाई। क्लेन ने अंदर ही अंदर सेंस किया, तो सूटेबल डेट का मतलब ये भी हो सकता है। मेरे विजिट से उसकी सिचुएशन बेटर हुई और जो दूसरे सूटेबल डेट्स होंगे शायद मुझे सस्पिशन से बचाएंगे। इस सोच पर वो थोड़ा हंस पड़ा, पर गार्ड ड्रॉप नहीं होने दिया। एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्लेन सीधा पूछ गया। इज़नगार्ड ने वॉइस लोअर की, बाद में बताऊंगा। तुम चाहते हो कि मैं बियॉन्डर बातें स्टुअर्ट और सबके सामने करूं? थोड़ा टीजिंग टोन। क्लेन सोचा, ओह तू ओपनली बियॉन्डर का टॉपिक खोल रहा है। अच्छा, अच्छे से टेस्ट भी चल रहा है। कैसलाना और बाकी डिटेक्टिव इज़नगार्ड को देखकर रिलैक्स कर गए। उन्होंने रिलीफ की सांस ली। स्टुअर्ट और बाकी लोग भी थोड़े से कंपोज्ड हुए। तुम ठीक हो मिस्टर स्टैंटन? लोग पूछने लगे। इज़नगार्ड ने लेफ्ट आर्म थोड़ा मूव किया। थोड़ी सी चोट, पर बड़े नहीं। सब नर्वस मत हो, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। पुलिस एंड नियर बाय फोर्सेज उस बास्टर्ड को वहाँ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डिटेक्टिव्स स्केप्टिकल और इंटरेस्टेड दोनों थे। क्या ये सीरियल मर्डर से लिंक्ड है? क्या सस्पेक्ट को लॉक ऑन कर लिया गया है? क्या इनोसेंट हर्ट होंगे? इज़नगार्ड ने हाथ नीचे रखा और बोला, पहले मैं शेरलॉक और कैसलाना से कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहता हूँ। एक्टिविटी रूम में थोड़ा बात करते हैं। उसकी प्रेस्टीज की वजह से सबने बिना अपोज किए बैठना चूज़ किया। एक्टिविटी रूम में जब वुड डोर क्लोज हुआ, क्लेन ने रूम के अंदर से एक नज़र ली। एटमॉस्फेयर क्लोज, एनक्लोज्ड, विंडोज़ पार्टली शट। क्लेन का माइंड इंस्टेंटली बोला, ये जगह बायोलॉजिकल पॉइजन बॉटल या कोई कन्फाइंड सील आर्टिफैक्ट यूज करने के लिए सेफ लोकेशन है। उसने एक छोटी सी थ्रोट क्लियरिंग की और विंडो पर्पसफुली खोल दी। वेंटिलेशन इंश्योर करना प्रैक्टिकल सेफ्टी भी था। क्लेन अभी भी इज़नगार्ड पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। कैसलाना भी पूरी तरह से ट्रस्टवर्दी लगती थी, पर क्लेन सस्पिशियस बाय नेचर था। इज़नगार्ड ने अपनी रिक्लाइनिंग चेयर ले ली और थोड़ा लाफ किया। बुढ़ापा है, फिर भी ऐसे ही बैठना पसंद करता हूँ। क्लेन ने एक नज़र उस पर डाली। एग्जैक्टली क्या हुआ था? क्लेन ने दोबारा पूछा। इज़नगार्ड ने नज़र कैसलाना पे घुमाई। हम सब बियॉन्डर्स हैं, तो जो जनरल नॉलेज है वो मैं यहाँ पब्लिक में डिटेल नहीं करूँगा। कैसलाना एक सेकंड के लिए क्लेन को देखी, फिर इज़नगार्ड को। ओह, सो यू आर ऑल्सो अ बियॉन्डर। उसके चेहरे पे थोड़ा सरप्राइज आया, बट नॉट टोटल शॉक। क्लेन मेंटली नोट कर रहा था, इज़नगार्ड ऑब्वियसली हैज सीक्रेट एफिलिएशंस एंड कनेक्शंस। इज़नगार्ड ने कुछ स्मोक स्निफ किया, पाइप निकाला बट नॉट लाइट, और बोला, मैं लेनबर्ग गया था फॉर स्टडीज़। वहाँ से मेरा एक्सपोजर हुआ टू बियॉन्ड वर्ड। मैं गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम का बिलीवर हूँ। बैकलैंड वापस आके मैंने मिलिट्री और कुछ चर्चेस के कॉन्टैक्ट्स बना लिए, पर ओपनली रिवील नहीं कर सकता। मैंडेटेड पनिशर्स वुड कॉल मी हेरेटिक। ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस कैंट हेल्प मी ओपनली cause it would look like a war with Storm's Church. As expected, Tyrant's Church, Lord of the Storms, they call it internally. क्लेन ने कैजुअली पूछा, टायरेंट? इज़नगार्ड ने श्रग किया और कंटिन्यूड, जो आदमी ने मुझे अटैक किया और तुम सबको वो लेटर्स भेजा, वही सीरियल मर्डरर का मास्टर है। वो मर्डरर एक ब्लैक डॉग, द डेविल सीक्वेंस। शेरलॉक, तुम पहले ही बोले थे कि डेविल हो सकता है एक एनिमल। तुमने सही कैच किया। क्लेन ने इस स्टेटमेंट को ना प्रूव ना डिसप्रूव किया, बस काम फेस रखा। इज़नगार्ड ने हल्का लाफ किया। मैं इन्फोर्सर नहीं हूँ, नॉलेज भक्त हूँ।
प्रचार नहीं कर सकता वहाँ, मुझे तुम जैसे लोग चाहिए। अब जो मैं कंफर्म कर सकता हूँ, कल्प्रिट एक सीक्वेंस 5 डिज़ायर अपोसल है। क्लेन ने सुनते ही अटेंशन टाइट कर दी। सीक्वेंस 5 डिज़ायर अपोसल, दैट नेम खुद में वेट रखता था। ईजनगार्ड ने एक्सप्लेन किया, डिज़ायर अपोसल का पावर इमोशंस और डिज़ायर्स पे बेस्ड होता है। वो लोग इमोशंस कंट्रोल कर सकते हैं, लोगों को सिड्यूस करते हैं इनटू करप्शन, प्लांट सीड्स ऑफ डिज़ायर या कैटलाइज एग्जिस्टिंग डिज़ायर्स इनटू आउट ऑफ कंट्रोल एक्शन। अगर तुम उनके सामने इंटेंस फीलिंग्स दिखाते हो, अगर रेज, ग्रीड, लस्ट, तो सीड ज़्यादा रैपिडली ग्रो हो जाता है, फिर वो लोग बर्स्ट इनटू करप्टेड बिहेवियर, लूज कंट्रोल एट द क्रिटिकल मोमेंट। क्लेन तुरंत समझ गया, वह एक्सप्लेनेशन उसके माइंड में आज आफ्टरनून से पहले से एक इंट्यूशन थी। थ्रेटनिंग लेटर्स इंटेंशनली प्रोवोकेटिव थे, ब्लड से लिखे हुए वर्ड्स, टॉन्ट्स, सब डिजाइन टू पुश रेसिपिएंट्स इनटू इंटेंस इमोशनल स्टेट्स, एंगर, फियर, ह्यूमिलेशन, ताकि डिजायर अपोसल उन पे सीड प्लांट कर दे, फिर किसी मोमेंट पर वो सीड कैटलाइज होकर उनको मैड बना दें। क्लेन ने रिकॉल किया, जब वो स्टैंटन के घर में था, उसने टाइम का डिस्टॉर्शन फील किया। शायद वो इंटेंस विजिलेंस और वेरीनेस की वजह से उसका सब्जेक्टिव टाइम स्लो हुआ, या डिज़ायर अपोसल के पावर की इफेक्ट से इमोशनल मैग्निफिकेशन हुआ। लगी था क्लेन के पास कॉशन, ट्रेनिंग और थोड़ा मिस्टिक एक्सपीरियंस, इसीलिए वो रिलेटिवली स्टेबल रहा। ईजनगार्ड ने बोला, मैंने खुद फाइट किया इस बंदे के साथ, सीड प्लांटेड हुआ था एंड नियरली मैनिपुलेटेड मी, मैं चोट खा गया, फिर मिस्टिकल आइटम यूज़ करके हाइड एंड सीक किया इन हाउस। तुम्हारे आने पर स्टेलमेट हुआ और मुझे थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। पुलिस आते ही मैं रिवर रूट से स्केप करके निकल गया। उसने थोड़ा सैड टोन में ऐड किया, मेरा असिस्टेंट न्यू ईयर्स के दिन लैंडबर्ग जाने का प्लान कर रहा था। फिर डायरेक्ट पूछा, शेरलॉक, कैसलाना, तुम दोनों क्या प्लान रखते हो इस इशू को हैंडल करने का? कैसलाना ने मोमेंट होल्ड करके बोला, मिस्टर स्टैंटन, आपके पास कोई सजेशंस? लॉजिकल मूव। ईजनगार्ड ने स्ट्रेट फॉरवर्ड आउटलाइन रखा। पहला काम, ऑफिशियल बियॉन्डर से प्रोटेक्शन ले लो। डिज़ायर अपोसल कॉर्नर्ड या स्केर्ड हो तो शायद डायरेक्ट अटैक ना करे, अगर वो कैच कर लिया जाए तो बेस्ट। अगर ऑफिशियल्स कैन नॉट और विल नॉट डिवोट कंस्टेंट प्रोटेक्शन, तो दूसरा ऑप्शन, आइडेंटिटी चेंज, अपनी फैमिली और सेल्फ्स को रिलोकेट विथ हेल्प, पर कोई गारंटी नहीं कि डिज़ायर अपोसल वोंट फाइंड यू। थर्ड ऑप्शन, जॉइन एन ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन एज एक्सटर्नल मेंबर दैट चेंजेस आइडेंटिटी एंड स्टेटस एंड ऑफर सर्टेन प्रोटेक्शन। क्लेन ने सोचा, मशीनरी हाइवमाइंड ज्वाइन कर लूँ या लैंडबर्ग या मैसिन जाकर चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम ज्वाइन कर लूँ, तो क्या मैं 3 चर्चेस का बिलीवर बन जाऊंगा? ये सोचकर उसके माइंड में थोड़ी हंसी आई। बहुत सारी जगहों से जुड़ा होना मुश्किल है। उसने धीरे से पूछा, इनके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है? कैसलाना का फेस चेंज नहीं हुआ, वो कैलकुलेटिंग कर रही थी। ईजनगार्ड ने अपना पाइप रगड़ा और बोला, हाँ, बेस्ट प्लान ये है कि हम सब मिलकर एक मौका बनाएं ताकि डिज़ायर अपोसल को जल्दी से ढूंढकर पकड़ सकें। परफेक्ट एंडिंग तो उसे सीधा मार देना होगा। क्लेन ने अपने दिमाग में सब ऑप्शंस देखे। ऑफिशियल प्रोटेक्शन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी और रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे। आइडेंटिटी चेंज महंगा और पक्का नहीं। ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए शायद बेस्ट है, लेकिन आज़ादी चली जाएगी। कोऑर्डिनेटेड कैप्चर, केयरफुल बेट, ट्रैप, मिलजुल कर काम करना और गुस्साई इमोशन कम से कम होने चाहिए ताकि वो सीड ना डाल पाए। रूम में एक गहरा रिजॉल्व आ गया। सब समझ गए कि ये एक मुश्किल दुश्मन था जिसे सिर्फ ताकत से नहीं हराया जा सकता। डिज़ायर अपोसल इंसानी दिल को बैटल ग्राउंड बनाता था। गुस्सा, नफरत, ख्वाहिश, वो सिर्फ दुश्मन नहीं, एक साइकोलॉजिकल स्नाइपर था। क्लेन ने अपने अंदर ही एक प्लान सोचना शुरू किया। सीड पैटर्न्स ट्रैक करना, इमोशनली न्यूट्रल रहना, मॉनिटर्ड गैदरिंग सेट करना जहाँ ऑफिशियल लोग भी हों और माहौल शांत हो, और डिज़ायर अपोसल को गलत इंडिकेशंस देकर बेट करना, लेकिन इमोशनल ट्रिगर ना देकर। उसने ये देखा कि ऐसे सिचुएशंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी गुस्सा या ख्वाहिश ना दिखाना, काम, समझदारी से और रेडी रहना। एक्टिविटी रूम में सबने थोड़ा रेस्ट किया। ईजनगार्ड ने अपने वुंड चेक करवाए और क्लेन ने स्टुअर्ट से अकेले में बात करने का प्लान बनाया, क्योंकि उसका इंसिडेंट एक वार्निंग थी। डिज़ायर अपोसल पहले ही किसी को छू चुका था। रात ने मौसम को कवर कर लिया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। क्लेन ने अपने मन में एक प्रॉमिस किया, जो भी हो मैं इस गेम को समझकर इसके रूल्स तोड़ूंगा, पर मैं दुश्मन के डायरेक्ट इमोशनल बेट में नहीं आऊँगा। और इस प्रॉमिस के साथ टीम ने अपना अगला स्टेप प्लान करना शुरू किया। जुरिस्डिक्शन को कॉल करना, पुलिस कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल सेफ हाउसेस, जल्दी रिस्पांस देने वाली टीम्स को रेडी रखना, और सबसे मुश्किल, अपने दिल को स्टेबल रखना। चैप्टर 415,
इजनगार्ड स्ट्रैटन के सजेशन पर क्लेन का रिस्पॉन्स ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो एक्टिविटी रूम की टाइटली क्लोज वुडन डोर की तरफ देखता रहा, फिर थोड़ा शांत आवाज़ में बोला, मेरी समझ में यह आता है एक डेविल या जो भी इस सीरियल मर्डर का मास्टर है डेंजर को पहले से फील कर लेता है। वो काफ़ी एडवांस में सोर्स और आदमी का अंदाज़ा लगा लेता है, इसीलिए उसे पकड़ना मुश्किल होता है। इजनगार्ड ने हल्की सी नोट दी और बोला, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। कौन से सॉल्यूशन? कैसलानन ने फटाफट पूछा, जैसे मिलते ही सीधा कोर पर आ जाना चाहे, प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड। इजनगार्ड ने एक छोटी मुस्कान के साथ शुरू किया, मैंने उसके साथ सामना करके लड़ाई की है, उसके बियॉन्डर पावर को फील किया है, इसीलिए मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस कैसे हैं। कैसलान और क्लेन दोनों ने अटेंशन टाइटर कर ली। इजनगार्ड ने आगे बताया, एक डेविल सच में डेंजर को डिटेक्ट करता है और वो काफ़ी टाइम पहले सेंस कर लेता है, लेकिन वो सिर्फ पर्सन और लोकेशन का अंदाज़ा बता पाता है, नॉट द एग्जैक्ट डिटेल्स। ये छोटी पर इंपॉर्टेंट चीज़ हमें अपॉर्चुनिटी देती है। क्लेन मन में सोच रहा था, हाँ इन डिफरेंट डेविल्स की प्रेमोनिशन रेंज अलग अलग होती है, कुछ सिर्फ 10 से 20 मिनट्स पहले सेंस करते होंगे, कुछ ज़्यादा। अगर हम प्लान को ऐसे शेप दें जो उनके प्रिडिक्टिव होराइजन के बाहर हो या उसको कंफ्यूज करे तो चांस मिल सकता है। पर वो चुप रहा, अभी रिवील करना थोड़ा रिस्की था। कैसलाना ने थोड़ा शक से पूछा, पर कैसे हम ऐसे डेविल को ट्रैप करेंगे जो डेंजर को पहले ही देख लेता है? यह लॉजिकल नहीं लगता। इजनगार्ड ने हल्की सी हंसी की और बोला, नॉर्मल तरीके से शायद नहीं चलेगा, लेकिन बियॉन्डर वर्ल्ड में बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। मैं खुद सीक्वेंस 7 नॉलेज कीपर हूँ, रीडर पाथवे का। जो लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं, मैं तुम लोगों से सच बोल रहा हूँ ताकि कोऑपरेशन का सिग्नल मिल जाए। उसका टोन सिंसियर था, जैसा कोई वेटरन प्रैक्टिशनर अपनी बैच दिखाता है। सीक्वेंस 7 का क्लेम सुनकर क्लेन ने मन में काउंट किया, सिर्फ सीक्वेंस 7 को कैसे पता चला और वो विजिबल पर फिर इजनगार्ड ने रिंग निकाल ली। वो रिंग देखते ही क्लेन की साइड थोड़ी ब्लर सी हुई। रिंग बहुत ही यूनिक थी, छोटे छोटे डायमंड ने एक एमरल्ड ग्रीन स्टोन को सराउंड किया था जो अनदेखा एक तरह से इंसानी आई जैसा नजर आता। रिंग का ओवरऑल ऑफ शेप रिच और स्लाइटली गॉडी था, मगर उस जेम का नज़ारा अजीब सा हद से ज़्यादा था, डिम और फिर तेज ब्लिंकिंग। क्लेन को एक इंस्टेंट डेजा हुआ, इजंट दिस सील्ड आर्टिफैक्ट 2-081? उसने पहले आई ऑफ विजडम को इसी आइटम के साथ देख रखा था इन अ गैदरिंग। इजनगार्ड स्टैंटन का रिंग से जो ऑरा निकल रहा था उसने क्लेन को थोड़ा शॉक किया। क्या स्टैंटन वही आई ऑफ विजडम है? लेकिन कुछ इनकन्सिस्टेंसीज भी थे। उसकी बिल्ड, कुछ मैनरिज्म्स मैच नहीं कर रहे थे। क्लेन मेंटली नोट कर रहा था, डिस्गाइज स्किल बहुत हाई हो सकती है या रिंग कुछ और कर रहा है। इजनगार्ड ने रिंग को हल्का सा घुमाया और उसकी आवाज़ गर्म और कॉन्फिडेंट थी। ये रिंग रैम्पेजर सीक्वेंस 6 रीडर की लेगी से आई है। ये मुझे अलाउ करती है दैट आई कैन डिफरेंशिएट, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर एंड मिमिक मैनी बियॉन्डर पावर्स आई हैव सीन। ऑब्वियसली अगेंस्ट मच स्ट्रॉन्गर पावर्स चांस ऑफ फेलियर राइजेस, पर हमारी चर्च का एक मोटो है, ओमनी साइंस मीन्स ओमनीपोटेंस। क्लेन का दिमाग बेहद तेजी से चल रहा था। मिमिक, सो दिस रिंग कैन कॉपी प्रीमोनिशन पावर? कैसलाना भी क्लियरली इंटरेस्टेड थी और थोड़ी एनवी से पूछी, तुम किस पावर को मिमिक करने वाले हो मिस्टर स्टैंटन? कैसे डिजायर अपोसल के प्रिडिक्टिव पावर को न्यूट्रलाइज करेगा? इजनगार्ड ने कॉन्फिडेंट स्माइल दिया, हम वो प्रीमोनिशन यूज करेंगे, उसको ही हम थ्रोट से पकड़ेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है पर लॉजिक सिंपल है। उसने फिर स्टेप समझाए, क्लियरली और मेथडिकली। सबसे पहले जैसे अभी हम प्लान बनाकर एग्जीक्यूट करेंगे जो एज इफ उस डेवल के लिए रियल थ्रेट हो, कुछ ऐसे एक्शंस जो उसके लिए टेंजिबल हार्म इम्प्लाई करें। दूसरा, डेविल सेंस करेगा डेंजर और उसको पता चलेगा कि सोर्स हम ही हैं इस एक्टिविटी रूम से। तीसरा, डेविल के इंस्टिंक्ट्स उसको कुछ बॉडीली चेंजेस करने पर मजबूर करते हैं। वो पहली रिएक्शन में या तो अटैक का प्लान करेगा या फिर एस्केप। ये इंस्टिंक्टिव होता है। चौथा, मेरी रिंग के थ्रू मैं मिमिक कर लूँगा उसकी प्रीमोनिशन, मतलब मैं भी सेंस कर लूँगा जो सेंस करता है, पर्सन, डायरेक्शन, अप्रॉक्सीमेट लोकेशन। उससे हम कंफर्म करके ऑफिशियल बियॉन्डर्स को तुरंत इन्फॉर्म कर सकते हैं। क्लेन सोच में पड़ गया, ये काफ़ी गॉडली ऑपरेशन है, बेसिकली यूजिंग हिज पावर अगेंस्ट हिम। पर तुरंत एक ऑब्जेक्शन आया, पर अगर डेविल डिटेक्ट करके फ्ली कर दे तो हम चेज नहीं कर पाएंगे। कैसलाना भी वरीड थी। इजनगार्ड ने ये बात एंटिसिपेट की थी। बिल्कुल, इसीलिए प्लान में हमने ऑफिशियल बियॉन्डर्स को भी इंक्लूड किया है। जब मैं रिंग से सिग्नल लेकर लोकेशन फिक्स करूँगा, मैं तुरंत टेलीग्राफ स्टाइल सिग्नल सेंड कर दूंगा टू ऑल रिलेवेंट स्क्वाड्स, नाइटॉक्स, मशीनरी, हाइव माइंड, मिलिट्री पेट्रोल्स। वो लोग ऑलरेडी अलर्टेड हैं। मैंने उनसे डिस्कशन की थी जब मैं वहाँ से निकला। फिर उसने अपने कोट से एक छोटा गोल्डन पाम साइज डिवाइस निकाला, मिनीचर टेलीग्राफ जैसा, ट्रम्पेट एंटीना वाला। ये सील्ड आर्टिफैक्ट है। वंस एक्टिवेटेड इट कैन ब्रॉडकास्ट माई वॉइस टू अप टू 5 किलोमीटर्स नेगेटिव।
Once activated, all sounds within that radius are transmitted to my ears for extended period. बट मैं रिंग का मिमिक करके इस नेगेटिव इफेक्ट को मिटिगेट कर सकता हूँ। कैसलाना थोड़ी सीरियस हो गई। अगर ऑफिशियल बियॉन्डर्स इन्वॉल्व हैं तो फिर हमारी प्राइवेट कॉर्पोरेशन ज़रूरी है क्या? इजनगार्ड ने 2-081 पे रिंग को थोड़ा टाइट करते हुए बोला, हाँ, क्योंकि टू नॉट अलार्म द डिज़ायर अपोसल अहेड ऑफ टाइम वी मस्ट क्रिएट द इल्यूजन ऑफ नॉर्मेलिटी। नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में वर्ड ऑफ पावर जो है वो हमारे एडवांटेज के लिए ज़रूरी। अगर टारगेट यही है, हम तीनों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा टू होल्ड हिम इन प्लेस अंटिल ऑफिशियल स्कॉट सील इट। मैं रिंग से मिमिक करूंगा, तुम लोग रेडी रहना, इमीडिएट एक्शन होगा। क्लेन ने थोड़ा सोच के एग्री किया, ठीक है, मैं हेल्प करूंगा। कैसलाना भी नोट करी, मिस्टर स्टार्टन, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं, हम कोलैबोरेट करेंगे, अपने लिए ही तो। इजनगार्ड ने हल्की लाफ्टर की, एक्सप्लेनेशन भी प्लान का हिस्सा था, ट्रस्ट बिल्ड करना। उसने रिंग पे कंसंट्रेट किया। एमरल्ड ग्रीन जेम अंधेरों से डार्क ब्लू ग्लो में बदल गया, एक सटल पर डेंजरस लाइट। फिर अचानक उसने खड़ा होकर फिंगर उठाया और एक्सप्रेशन ग्रीम हुआ। वो यही है, ऊपर सेकंड फ्लोर। क्लेन और कैसलाना दोनों एक साथ खड़े हुए। दोनों ने इमीडिएट रिएक्शन प्लान सोचा। एक तुरंत मैच लाइट करके सेकंड फ्लोर पर जाए, दूसरा इजनगार्ड के साथ डोर की तरफ मूव करे। ये सुन के दोनों को हैरानी हुई। डिज़ायर अपोसल इतना बोल्ड, ये 15 मिन स्ट्रीट के बिल्कुल पास क्यों रहा? सपने से रियलिटी तक ब्रिज थोड़ा चौंकाने वाला था। फिर ही कैसलाना की आंखें अचानक लाल हो गई। उसकी राइट हैंड एक फिस्ट बन गई और वो झट से इजनगार्ड के बैक पर एक बहुत तेज पंच मार के उसकी स्पाइन पर हिट कर गई। सीन फ्रीज, क्लेन की पीपल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई। एक डरावनी रियलाइजेशन उसको हिट कर गई। डिज़ायर अपोसल ने अभी भी प्लान छोड़ा हुआ था। एक सीड किसी के अंदर बच गया है, जैसे वो अभी कैटलाइज नहीं कर रहा था। उस विक्टिम को अभी तक कंट्रोल में रखे हुए था और वो विक्टिम कैसलाना खुद थी। क्लेन समझ गया डिज़ायर अपोसल इंटेंशनली उस इंसिडेंट को अलाउ कर रहा था, जिससे वो पहली रिएक्शन रिजॉल्व होने पर सब रिलैक्स करें, फिर क्रिटिकल मूवमेंट में सीट को कैटलाइज कर दें। इसका टारगेट प्राइमरी था इजनगार्ड स्टैंटन, पर सीट को कैसलाना के अंदर प्लांट करने से वो एक हिडन बॉम्ब बना लेना चाहता था। जब सब डिफेंसिव पोस्चर ड्रॉप करेंगे तब कैसलाना आउट ऑफ कंट्रोल होके इजनगार्ड को हिट करेगी एंड केओस विल फॉलो, परफेक्ट डाइवर्जन। क्लेन रिफ्लेक्स से फिंगर स्नैप किया, बस एक एयर बुलेट निकला उसकी उंगली से वार्निंग के लिए। साथ ही उसने लाउड शाउट किया, केयरफुल। इजनगार्ड ने इंस्टिंक्ट से फॉरवर्ड थ्रो किया, पर कैसलाना ने डेलिब्रेट तरीके से एयर बुलेट इग्नोर किया। बुलेट उसकी आर्म से टकरा के ब्लड स्प्लैटर कर दिया। उसके बाद एक वायलेंट मोशन, कैसलाना का पंच डायरेक्ट इजनगार्ड की बैक में गया, स्पाइन पर खाचा। क्लैन ने बोन्स का क्रंच सुना। इजनगार्ड के बॉडी के अंदर एक सीवियर इंपैक्ट हुआ। रूम का एटमॉस्फेयर एक सेकंड में शिवर कर गया। बिट्रेयल, प्लान और मिसडायरेक्शन सब एक साथ एक्सप्लोड हुए। क्लेन को रियलाइज हुआ कि डिज़ायर अपोसल का कंट्रोल चल रहा था। उसने अभी तक अपना मेन कैटेगलाइजिंग मूवमेंट सेव रखा था एंड दिस मूव प्रूव्ड इट। क्लेन ने तुरंत अपने ऑप्शंस कैलकुलेट किए। कैसलाना अब सीडेड है, इजनगार्ड बैडली हिट हुआ, ऑफिशियल स्क्वाड शायद अभी आ रहे हों मगर डिले हो सकता है। अब सबसे इमीडिएट काम था स्टॉप कैसलाना फ्रॉम बीइंग यूज्ड एज अ लिविंग वेपन, स्टेबलाइज इजनगार्ड और साइमल्टेनियसली अलर्ट ऑफिशियल्स विद द एग्जैक्ट लोकेशन बिफोर डिज़ायर अपोसल फ्लीज। क्लेन ने डीप ब्रेथ लिया, रेडी हुआ एक्शन के लिए। कैसलान के आइज में अभी भी एक फ्लिकर ऑफ करप्शन था। सीड वर्किंग स्लोली इनसाइड हर। ये रेस अगेंस्ट टाइम बन गई। इमोशंस को कंट्रोल करना, बॉडीज को प्रोटेक्ट करना और एक एनिमी को ट्रैप करना, सब एक साथ। चैप्टर 416। जब क्लेन ने देखा कि इजनगार्ड स्टैंटन की पीठ अंदर धंस गई, उसके अपने स्पाइन में भी एक हल्की सी चुभती हुई फीलिंग दौड़ गई, जैसे किसी ने सीधा उसकी कमर पर झटका दे दिया हो। इजनगार्ड जमीन पर गिर गया। उसको सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। दर्द इतना तेज था कि उसकी आंखों से होश ही निकल गया। लम्हे भर के लिए उसने बिल्कुल अनकॉन्शियस जैसा एक्सप्रेशन ले लिया। कैसलाना वापस अपनी जगह पर खड़ी रही, पर वो भी ठीक हालत में नहीं थी। उसकी सांसें तेज और फटाफट सी चल रही थी। चेहरा खामोश और ब्लैंक हो गया था। माथा पसीने से छटा हुआ, आंखों में एक ठंडा थोड़ा भटकता हुआ नजर। कोई तुरंत फॉलो अप अटैक नहीं आया, जैसे वो अभी अभी किसी लंबी इमोशनल जगह से उठी हो। हफ पफ, कैसलाना का शरीर झिलमिलाया। उसकी ताकत निकल चुकी थी। वो बिल्कुल थक गई थी और पल भर के लिए झुकने वाली नजर आ रही थी। क्लेन की आंखें संकुचित हो गईं। वो सीधा 2 चालों में इजनगार्ड के पास पहुंच गया और गिरते हुए आदमी को उठाने की कोशिश करने लगा। इजनगार्ड जमीन पर लिपटा हुआ घूरते हुए बोला, भागो भागो यहीं से, मुझे मत बचाओ, तुम दोनों का कोई फायदा नहीं। उसकी आवाज़ में घबराहट थी। वो समझ चुका था कि एक 3 आदमी की टीम में से एक तो बहुत बुरा कॉम्प्रोमाइज हो गया और दूसरे को अभी अपना कंट्रोल खोने वाला देखकर उसने तुरंत एस्केप ही बेहतर समझा। अगर वो यहीं रुके तो डिज़ायर अपोसल उन सबको एक एक करके खा सकता था। वो अपना हाथ मुश्किल से उठाता है और अपनी थोड़ी सी बियॉन्डर पावर यूज़ करने की कोशिश करता है ताकि दूर से ऑफिशियल बियॉन्डर्स को सिग्नल भेज सके।
लेकिन उसकी टेलीग्राफ शेप छोटी डिवाइस जो उसके पास थी वो गिर चुकी थी और वॉल पर पट गई थी, जिससे वो गिर पड़ा था। अब वो यूजलेस थी। क्लेन थोड़ा हेजिटेट कर रहा था, भागना चाहिए या नहीं, रहकर हेल्प करनी चाहिए। तभी छत से एक गाढ़ा घना काला लिक्विड धीरे धीरे नीचे तैरा और एक पिच ब्लैक फिगर का फॉर्म ले गया। उस शक्ल को देखते ही क्लेन के अंदर कुछ थिरक गया। वो फिगर बिल्कुल काले पर्दे से ढका हुआ लग रहा था, सिर्फ जोड़ी ठंडी नीली आंखें ही नजर आ रही थी। उन आंखों में इतना रॉ अनरिजॉल्व इमोशन था, डर, घृणा, लालच और बहुत सी घटिया चाहें, सब कुछ एक साथ। डिजायर अपोसल ने अपना मौका गंवाया नहीं। उसने तुरंत एक्टिविटी रूम में एंट्री कर ली, एज इफ वो साल भर से वही मौका ढूंढ रहा था। अभी टीम में से 3 लोगों में से कैसलाना पूरी तरह आउट ऑफ एनर्जी थी। इजनगार्ड स्टैटन की स्पाइन फ्रैक्चर ने उसको ग्राउंड ले कर दिया। सिर्फ क्लेन ऐसा था जो फिजिकली ठीक नजर आ रहा था, लेकिन ये बात ध्यान में रखने वाली थी। क्लेन के पास से रिवॉल्वर और बियॉन्डर बुलेट्स थे। उसके बाकी इंपॉर्टेंट मिस्टिक आइटम सब ग्रे फॉग के ऊपर रखे हुए थे। उस समय उसे इनएक्सेसिबल था। और सामने एक सीक्वेंस 5 डिजायर अपोसल खड़ा था। वो पावरफुल था, एक ऐसा बियॉन्डर जो डेविल डॉग को नर्चर कर सकता था। फिर भी क्लेन के होंठों पे एक छोटा सा मुस्कान छप गया। वो उस मूवमेंट से इंस्टेंटली एक्शन मोड में आ गया। उसने तुरंत हाथ इजनगार्ड की चोट पर रख दिया, पर उसका हाथ जो पहले से वहां लगा था उसने एक जर्क किया और चोट को साइड पर ट्रांसफर कर दिया, रिब एरिया पर शिफ्ट। ये था मैजिशियन की एक रेयर और एस्टॉनिशिंग एबिलिटी, डैमेज ट्रांसफर। डैमेज ट्रांसफर का सिंपल आइडिया ये है, एक सिंगल बॉडी पर पहले से लगी चोट को एक लिमिटेड तौर पर रिलोकेट किया जा सकता है, सीरियस वुंड्स को थोड़ा कम इंटेंस जगह पर मूव कर देना। लेकिन इस पावर को एक मेजर रिस्ट्रिक्शन था, ये डैमेज को किसी और इंसान पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक ही बॉडी के अंदर रिलोकेट ही पॉसिबल था। क्लेन जब इजनगार्ड की कंडीशन देख रहा था, उसने ऑलरेडी प्लान सोचा था। पहले हम ऐसे ऐड करेंगे कि डिजायर अपोसल कॉन्फिडेंट हो जाए कि हम घायल और हेल्पलेस हैं। फिर मैं इजनगार्ड की मेजर इंजरी को एक मैनेजेबल फ्रैक्चर में कन्वर्ट कर दूंगा। जब वो रिलेटिवली फंक्शनल हो जाएगा, वो डिजायर अपोसल से फाइट कर सकेगा और हम थोड़ा स्टॉल कर पाएंगे जब तक ऑफिशियल्स पहुंच जाएं। ये एक टिपिकल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बेस्ड ट्रिक थी, एक्ट वीक देन सडनली रिवील काउंटर मेजर। और फिर भी इजनगार्ड के रिंग ने उस पल कुछ और कर दिया। जैसे ही क्लेन ने ट्रांसफर कंप्लीट किया, इजनगार्ड के रिंग से एक धीरे से ग्रीन वाइटर ग्लो निकल आया। वो रिंग अब हीलिंग मिमिक कर रहा था। वही ग्रीन ग्लो इजनगार्ड के शोल्डर और पीठ के एरिया में फैला और चोट तुरंत हील होने लगी। रिब्स का फ्रैक्चर्ड पोर्शन एकदम से मेंडेड हो गया, ऑब्वियस मिरेकल जैसा। इजनगार्ड ने आंखें चढ़ाती हुई खोली और दर्द के बावजूद एक क्विक प्रैक्टिस स्माइल आया। वो एक्टिंग भी कर रहा था, मगर इस बरकत में दोनों के ट्रम्प कार्ड्स ओवरलैप हो गए। क्लेन ने डैमेज शिफ्ट किया, इजनगार्ड ने हीलिंग मिमिक किया। दोनों एक दूसरे के प्लान को कैंसिल कर रहे थे एक्सीडेंटली। डिजायर अपोसल, जो कि अभी तक रूम में था और क्रिएटिव केओस का फायदा उठाने की सोच रहा था, एकदम से फ्रीज हो गया। उसके फेस पे कंफ्यूजन आई। उसने एग्जैक्टली वो सीन एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक मूवमेंट जहां अपेरेंटली हेल्पलेस लोग एकदम से अनप्रिडिक्टेबल काउंटर प्ले की तरफ मूव कर रहे थे। वो तुरंत पलटा और विंडो की तरफ भागा। उसकी बॉडी लिक्विड जैसे घुल गई। वो स्टिकी पिची ब्लैक सब्सटेंस में चेंज हो गया और सीधा विंडो से बाहर सीप कर गया। लिक्विड फ्लोर के जॉइंट से घुस के वॉल्स के अंदर चला गया, फिर डिसअपीयर हो गया जैसे किसी ने पानी खींच लिया हो। क्लेन ने तुरंत अपनी अंगुलियां स्नैप की और एक एयर बुलेट विंडो से बाहर छोड़ दिया। स्पार्क्स उड़े, पर डिजायर अपोसल का ट्रेस ना मिला। वो ऑलरेडी गायब हो चुका था। वो भाग गया बिना रुके, बिना हेजिटेट किए। क्लेन ने थोड़ा इरिटेटेड टोन में बोला, ऐसे भागने से बाद में और मुश्किल पैदा होंगी। इजनगार्ड, जो अब रोल करके खड़ा होने लगा, उसने क्लेन को देखा और दोनों एक ही वक्त में पूछे, तुम्हें भी हीलिंग एबिलिटी आती है? तुम्हें भी चोट हील करने का तरीका आता है? दोनों ने एक साथ ही बोल दिया और फिर एक बिजार मूवमेंट में दोनों एक दूसरे की तरफ देख गए, एस्टॉनिशमेंट और थोड़ी फ्रस्ट्रेशन दोनों मिक्स में। इजनगार्ड ने थोड़ा हाथ लपेट के स्माइलिंगली बोला, मुझे लगा मेरे ट्रैप परफेक्ट हैं। फिर वो भाग गया। मैं रिंग पे मिमिक हीलिंग ट्राई करना चाहता था, लेकिन आज शाम में वैसा मिमिक नहीं कर पाया था। मैंने सोचा मैं खुद को ज़्यादा इंजर्ड दिखा के उसको आकर्षित कर लूँगा। उसने कुशन की तरफ पॉइंट किया जो उसके लेफ्ट शोल्डर को सपोर्ट कर रहा था। हाँ, वो प्लान चला, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई और भी ट्रम्प कार्ड करेगा। तुमने जो डैमेज ट्रांसफर किया उससे वो हील ट्रिगर हुआ। हम दोनों ने एक दूसरे की ट्रिक कैंसिल कर दी। रिजल्ट, वो भाग गया। क्लेन एक छोटी सी हल्की सी हंसी निकालता है। सो 2 राइट्स मेड अ रॉन्ग। वो थोड़ा मजाक में बोला, हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह समझते ही नहीं थे। टीम वर्क ठीक से नहीं हुआ। इजनगार्ड सिंसियर होकर बोला, मेरा ब्लेम है। जब मैंने देखा तुम वहाँ खड़े हो और डिफेंस नहीं कर रहे, मुझे लगा तुम कॉन्फिडेंट हो, पर रिंग पे होने की वजह से मेरा माइंड थोड़ा टैक्स था। मैंने पूरी तसल्ली से इवैल्यूएट नहीं किया। क्लेन मेंटल नोट करता है, सील्ड आर्टिफैक्ट 2-081 जो रिंग है, शायद पैसिव कॉजिनेटिव टैक्स डालता है ऑन इट्स वियरर। उसकी मिमिक्री पावर स्ट्रांग है, लेकिन उसके साथ कॉज भी आते हैं। क्लेन ने उस बात को टेस्ट करके एग्री किया।
अब पॉलिटिकल ब्लेम नहीं, एक्शन चाहिए। डिजायर अपोसल भाग गया। अब नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हैं। ईजनगार्ड रिंग उतार के एक्टिविटी रूम की तरफ चला गया। ऑफिशियल बियॉन्डर आ रहे होंगे। मैं स्टुअर्ट और बाकी डिटेक्टिव्स को काम करने जाऊंगा। फिर प्लान बनाओगे तुम। क्या तुम मेरे साथ चलोगे या तुम कोई अपना काम करना चाहते हो? क्लेन मन में थोड़ा रिलीव हुआ। ऑफिशियल बियॉन्डर्स का आना मतलब हेल्प। उसे थोड़ा टाइम मिला सेंसिटिव आइटम्स क्लीन करने का, कुछ खास चीज़ों को ग्रे फॉग के ऊपर ले जाने का। वो भी चाह रहा था कि किसी डेमिगॉड टाइप ऑफिशियल के सामने उसके कुछ हिडन आइटम्स ना दिखे। क्लेन ने पूछा, स्टैंटन, जब तुमने रिंग से लोकेशन गैप्स की थी वो किधर था? ईजनगार्ड ने सोच के बोला, तुम्हारे बेडरूम में और तुम्हारे डेस्क के सामने बैठा था। क्लेन ने ठंडा सा लाफ निकाला। टू एरोगेंट। ही सैट राइट इन फ्रंट ऑफ माई डेस्क। और फिर तुरंत बोलता है, मैं अब वहाँ जाके चेक करता हूँ, शायद उसने कोई क्लू छोड़े हों। अगर हम उसका असली लुक निकाल लेंगे तब पकड़ना आसान होगा। ईजनगार्ड ने थोड़ा रुक के कैसलाना को सपोर्ट करते हुए कहा, मैं आउटसाइड जाके सिचुएशन हैंडल कर लेता हूँ, तुम जाके देखो, मैं वापस आता हूँ। क्लेन ने निकलने से पहले सोचा, ये सब प्लानिंग और प्रिपरेशन के बावजूद हम फेल हुए। वो भाग गया। लाइफ में एक्सीडेंट्स अक्सर प्लान से ज़्यादा होते हैं। हे मे बी दैट्स वाई मैजिशियन इज ओनली सीक्वेंस 7। वो सोचकर क्लेन थोड़ी सी हंसी करा। वो सेकंड फ्लोर की तरफ सीढ़ियाँ चढ़ता है और अपने बेडरूम में एंट्री करता है। सब कुछ वहीं था, सेम अरेंजमेंट, सेम डेस्क, सेम चेयर। पर क्लेन की नज़र के सामने एक ब्लैक ग्लैड फिगर का सिलूट थोड़ा वेवर कर रहा था। वो प्रेजेंट टेंस में फील हो रहा था, जैसे कोई कोल्ड ब्लडेड प्रीडेटर पेशेंटली वेट कर रहा हो। क्लेन विंडो पैन्स की तरफ देखता है। वो सोचता है अगर किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस से उसकी डिविनेशन से कुछ ग्लिम्स मिल जाए। डेविल पाथवे काफ़ी क्राइम सैवी होते हैं, वो क्लू जनरली छुपा कर रखते हैं। पर क्लेन डिसाइड करता है कि कुछ मिस्टीरियम नोटबुक जो थोड़े रिस्की थे वो बर्न करके रख देगा। एक्सेस एविडेंस क्लीन कर देना चाहिए। कुछ ही देर में सेकंड फ्लोर पर कुछ स्ट्रेंजर्स की आहट सुनाई देती है। ग्रुप लीडर एक आदमी था जिसकी रफ फ्रीजी ब्राउन हेयर थी। उसकी फेस स्टिफ, एक्सप्रेशंस मिनिमल। उसके हाथ में एक एंशिएंट सिल्वर मिरर था जिसमें स्ट्रेंज पैटर्न्स एज पे कार्व थे और दोनों तरफ दो ब्लैक जेम्स जिससे आईज रिप्रेजेंट थे। हेलो मिस्टर मोरियार्टी, मैं आइकेंसर बर्नार्ड हूँ, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी से। क्या मैं यहाँ इंस्पेक्ट कर सकता हूँ? उसने पोलाइटली ऑफिशियल टोन में पूछा। क्लेन तुरंत हेड नॉट करता है, हाँ ज़रूर। फिर थोड़ा पोलाइट सा ऐड करता है, क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके साथ रहूं और कोई क्वेश्चंस का जवाब दूं? आइकेंसर थोड़ा मुस्कराया। ठीक है। मिस्टर स्टैंटन ने आपके सिचुएशन का जिक्र किया। उनके साथ कुछ टीम मेंबर्स भी थे, कुछ इंडिफरेंट, कुछ सस्पिशियस, सब अलग अलग टाइप्स। क्लेन थोड़ा वंडर करता है कि आइसेनगार्ड ने उसको कैसे इंट्रोड्यूस किया। फिर फॉलो करता हुआ आइकेंसर के पीछे बेडरूम में एंटर करता है। ऑफिशियल बियॉन्डर सिस्टमैटिकली सेकंड फ्लोर को डिवाइड करके चेक कर रहे थे। हर एक जोन इंचार्ज किसी एक को दिया गया। आइकेंसर एक नज़र चेयर पर डालता है और सीधा पूछता है, क्या यही वो डेविल बैठा था? यस, क्लेन रिप्लाइज प्लेनली। आइकेंसर मिरर निकालता है और 3 बार उस सरफेस को स्ट्रोक करके एक इन्वोकेशन जैसा करता है। थोड़ी देर में सिल्वर सरफेस पे एक एक्वेस शिफ्टिंग ग्लिंट अपीयर होता है, जैसे एक वाटरी सीन फॉर्म हो रही हो। मिरर में एक इमेज उभरते ही सीन रिवील करता है। एक आदमी जो स्टिकी ब्लैक लिक्विड से कवर्ड था, चेयर पर बैक टूवर्ड्स विंडो बैठा हुआ, बेड की तरफ फेस करता हुआ। फिर इमेज चेंज होती है। कॉर्नर मिरर में एक डार्क शेडो का साइड प्रोफाइल दिख रहा था, वो भी पिच ब्लैक से कोटेड, पर उसमें एक फेंट आउटलाइन नजर आती है। डिजायर अपोसल के हाई चीक बोन्स और कोल्ड ब्लू आइज। आइकेंसर की आंखों में थोड़ा सीरियसनेस आ जाता है। फाइनली एक फिजिकल डिस्क्रिप्शन। क्लेन क्वाइटली नोट करता है, अगर उन डिस्क्रिप्शन से हम एक मग शॉट बनाएं या किसी ऑफिशियल आईडी को सर्कुलेट करें, शायद पिकअप और आइडेंटिफिकेशन ईजी हो जाएगा। पर अभी तक वो भाग गया है, इसीलिए टाइम क्रिटिकल। चैप्टर 417। जब सिल्वर मिरर ने जो सीन दिखाया था, क्लेन का चेहरा गहरी सोच से भर गया। मिरर की तस्वीर में वो आदमी, स्टिकी पिच ब्लैक लिक्विड से ढका हुआ फिगर, क्लियरली नज़र आ गया था। उसका प्रोफाइल, हाई चीक बोन्स और वो ठंडी नीली आंखें, सब कुछ वेग था लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी। मिरर की कैपेबिलिटी देखते ही क्लेन को पता चल गया, ये कोई मामूली सा आर्टिफैक्ट नहीं, ये कुछ ज़्यादा ही जिंदा, ज़्यादा ही एक्टिव चीज़ थी। ये मिरर बहुत पावरफुल है और इसका अपना नाम भी है, क्लेन सोच रहा था। ऐसे सील्ड आर्टिफैक्ट जो स्पिरिट वर्ल्ड से कुछ ना कुछ कनेक्शन रखते हैं और जिनमें थोड़ी सेंटियंस होती है, बहुत मुश्किल से सील किए जाते हैं। उनको आमतौर पर सिर्फ एक्सट्रीम केसेस में ही इस्तेमाल करते हैं। ये कैंसर बर्नार्ड, जो मशीनरी हाई माइंड से बिलोंग करता था, वो इस मिरर को हैंडल कर रहा था। क्लेन का अंदाज़ा था कि कैंसर किसी हाई रैंक ऑफिशियल होगा, एक डीकन या उसके आसपास, क्योंकि आम डीकन्स इतने रेयर एक्सपेरिमेंटल आइटम्स नहीं ले जाते। डिविनेशन की अपनी हद होती है। क्लेन जानता था कि ऊपर ग्रे फॉग में जाके जो भी रिविलेशन मिलेगा, मिरर से मिले सीन से ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मिरर तो डायरेक्टली एक लिविंग सील्ड आर्टिफैक्ट था, उसके पास ज़्यादा एक्सेस था, इसीलिए उसने ज़्यादा ऊपर जाने की कोशिश नहीं की। मिरर से निकली हुई तस्वीर धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगी और फिर जैसे ही वो इमेज मिटने लगी,
मिरर की सरफेस पे ब्लड रेड में कुछ वर्ड्स उभर आए। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी इट्स माई टर्न टू आस्क द क्वेश्चन। इफ यू लाई और अनेबल टू आंसर यू विल हैव टू एक्सेप्ट एन अरेंज मिशन बाय मी और सफर अ पेनल्टी। क्लेन की आईब्रोज थोड़ी उठ गई। ये मिरर एक तरह का सेंटिएंट इंट्रोगेटर भी लग रहा था, जैसे कोई ट्रूथ और डेयर डिवाइस जिसके रूल्स उसने सेट किए हों। इंटरेस्टिंग। ब्लड रेड लेटर्स फिर बदल कर एक और सेंटेंस बन गए। व्हाट इज रेड लाइट्स ट्रू नेम? रेड लाइट। क्लेन के दिमाग में तुरंत एंशिएंट स्पिरिट हायरार्की आई। रेड लाइट एक हाई ऑर्डर एंटिटी हो सकता था, एक प्योर लाइट या कोई स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बीइंग। क्लेन को रेड लाइट का ट्रू नेम नहीं पता था। उसने सिर्फ येलो लाइट वेनिथन का जिक्र सुना था पहले। एक कैंसर की गर्दन छाती के साथ चढ़ गई। पसीना उसके माथे से निकल रहा था। लम्हा भर की चुप्पी के बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, नानीडेस। मिरर ने तुरंत रिप्लाई किया, रॉन्ग, और फिर ब्लड रेड वर्ड्स, मिशन और पेनल्टी। एक आंसर का चेहरा स्ट्रगल से भर गया। वो विजिबली फाइट कर रहा था अपने अंदर के हेजिटेशन से। फाइनली उसने कहा, पेनल्टी। जैसे ही उसने वो लफ्ज़ बोला, मिरर से ही एक सडन सिल्वर वाइट लाइटनिंग का स्ट्रीक निकल के एक आंसर की तरफ सीधा गिरा। एक सिजल हुआ, उसके बाल ठहरे हुए, बॉडी पर थोड़े से स्पार्क्स और ब्लैक स्मोक निकले और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। पर मिरर खुद नहीं गिरा। वो हवा में लेविटेट करके टेबल पर आराम से लैंड कर गया, जैसे उसका कोई अपना विल हो। 2 सेकंड के बाद एक आंसर स्लोली उठा, ढंग से सांस ले रहा था और थर-थर कांप रहा था। उसकी मुस्कुराहट फोर्स थी जब उसने कहा, आपने सील्ड आर्टिफैक्ट्स के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में सुना ही होगा। क्लेन ने उसकी ख़राब हेयर स्टाइल देखी, फ्रिजल्ड, मेसी और स्टर्बन, और समझ गया कि लाइटनिंग के इफेक्ट उसके बालों को और ज़्यादा क्यूटिक बना गया है। हाँ, क्लेन ने सिर्फ इतना ही कहा। एक आंसर ने हाथ से अपने बाल सीधा करते हुए कहा, इस मिरर के यूज़ का एक रूल है, यहाँ हमेशा कोई स्पेक्टेटर होना चाहिए। मिरर को सीधा बोलने मत दो, उसको किसी के सामने एक्टिव करना पड़ता है। क्लेन एक छोटा सा स्माइल निकाले बिना नहीं रहा। तुम अकेले ही सवाल पूछ सकते थे, मुझे इस स्पेकुलेशन में क्यों शामिल किया गया? उसने हाफ जोकिंग टोन में पूछा। एक आंसर थोड़ा और कांपते हुए बोला, रिक्वायरमेंट है, किसी का नज़दीक होना ज़रूरत है। मिररिंग ऑफ क्वेश्चंस और रेसिप्रोसिटी का रूल। उसने फिर मिरर की तरफ इशारा किया और क्लेन क्यूरियोसिटी से कदम बढ़ाते हुए टेबल के पास आया। वो धीरे से मिरर के एज को टच करने लगा। वो मेटालिक और आइस कोल्ड फील दे रहा था। जैसे ही क्लेन ने छोटा सा हाथ मिरर की तरफ बढ़ाया, सिल्वर मिरर थोड़ा सा ट्रेमर हुआ और फिर वाइट लेटर जैसे ही सरफेस पर उभरे, योर लॉयल एंड हम्बल सर्वेंट अरोड्स एट योर सर्विस। क्लेन का दिमाग थोड़ा ब्लैंक हो गया। ही रजिस्टर्ड द नेम अरोड्स। मिरर ने अपनी आइडेंटिटी डिक्लेरेटिव तरीके से बता दी। एक मूवमेंट पहले वो मिरर न्यूट्रल हार्श प्रीडेटर जैसा लग रहा था, अब उसकी टोन एकदम फॉर्मल और सर्वाइल हो गई, जैसे उसने खुद को किसी हाई स्पिरिट या यूज़र की सर्विस में सेट कर दिया हो। क्लेन बिना किसी मेजर रिएक्शन के टेबल से थोड़ा पीछे हट गया। उसके अंदर क्यूरियस अम्यूजमेंट था। कैसे और क्यों? मिरर ने तुरंत अपना नेचर चेंज किया। क्या उसने पहले ट्रूथ और डेयर जैसा बिहेव किया क्योंकि उसके सामने कोई और क्वेश्चनर था? अब जब क्लेन खुद हाथ लगाने लगा, मिरर ने अपना सर्वेंट नेम डिक्लेयर कर दिया। शायद मिरर को किसी अथॉरिटी को एक्नॉलेज करना पड़ता हो। क्लेन क्विक लॉजिक से कुछ हाइपोथेसिस बनाता है। मिरर का स्पिरिट वर्ड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, इसके पास को फाइंडिंग्स और नेम्स का एक्सेस है, इसीलिए रेड लाइट का ट्रू नेम पूछ सकता था। ग्रे फॉग और स्पिरिट वर्ड का जो रिलेशन है वो मिरर को इनडायरेक्टली सेंस होता होगा। जब भी समवन विद ग्रे फॉग रिजोनेंस जैसे क्लेन पास करे, मिरर अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। अरोड्स शायद मिरर का स्पिरिट एंटिटी या गार्डियन नेम हो जो किसी हायर अथॉरिटी को सर्व करता है। एक आंसर हल्के से खड़ा हुआ, टायर्ड एक्सप्रेशन के साथ। उसने मिरर को संभालते हुए कहा, अगर आप चाहते हो आप भी उससे सवाल कर सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं। क्लेन ने एक और कदम लिया और मिरर को ध्यान से देखा। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी, लेकिन वो जानता था कि सेंटिएंट सील्ड आर्टिफैक्ट से बातें करना रिस्की होता है। उसने अपने हाथ को वापस लिया। नहीं, मैं ऐसे डिवाइसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, उसने कहा। एक आंसर थोड़ा सा हंस के बोला, ये मिरर चूज़ करता है कौन उससे बात करे, और हाँ, ये रेसिप्रोसिटी रूल को फॉलो करता है। उसकी आवाज़ अभी थर्मल वियर्डनेस से भरी थी, जैसे अभी भी उसके सर में लाइटनिंग का इफेक्ट था। क्लेन ने फिर से वही ब्लड रेड टेक्स्ट को याद किया, व्हाट इज़ रेड लाइट्स ट्रू नेम, और दिमाग में सोचा, रेड लाइट का ट्रू नेम अगर किसी स्पिरिट आर्टिफैक्ट के पास हो तो उसका मतलब उसके ओरिजिन या कनेक्शंस बहुत पुराने और ख़तरनाक हो सकते हैं। एक आंसर ने थोड़ा स्टीडी होकर कहा, चलो अब हम जा रहे हैं, हमें जो मिला वो काफ़ी यूज़फुल है। वो एंशिएंट सिल्वर मिरर को अपने हाथ में लेते हुए बाहर निकला, पर क्लेन ने देखा कि उसके हाथ अब भी हल्के से झटके से कांप रहे थे। उसकी आंखों में थोड़ा सा डेज स्पार्क था। क्लेन ने एक आंसर और उसके संगियों को फेयरवेल कहा और एक्टिविटी रूम की तरफ वापस चला गया,
जहाँ इजनगार्ड स्टैंटन ऑलरेडी वापस आ चुका था। इजनगार्ड के चेहरे पर अब भी थोड़ी थकान और पेन दिखती थी, पर वो कंपोज था। क्लेन सीधा पूछा, अगला कदम क्या है? इजनगार्ड ने सोबर टोन में जवाब दिया, स्टुअर्ट और बचे हुए डिटेक्टिव्स की फैमिली को सेफ हाउस में ले जाना चाहिए। वो प्रैक्टिकल स्टेप है, उनका एक साथ रहना उनको ऑफिशियल प्रोटेक्शन के लिए मैनेज करना आसान करेगा, पर ये सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है। वो थोड़ा पॉज लिया और दोनों को देखा, क्लेन और कैसलाना, जिसके हाथ अभी भी थोड़े वीक लग रहे थे पर जिंदा थे। तुम, मैं और कैसलाना रेगुलर लाइफ जैसे चलते रहो, लेकिन हम तेज़ी से सीक्रेट प्रोटेक्शन में चले जाएंगे। डिजायर अपोसल को अगर जल्दी पकड़ा ना जा सके तो लीस्ट वी कैन डू मिनिमाइज आवर एक्सपोजर। इजनगार्ड ने फिर एक सवाल पूछा, क्लेन तुम भी गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी का बिलीवर हो ना? क्लेन ने अपने चेस्ट पर एक ट्रायंगुलर सेक्रेड एम्बलम बनाते हुए कामली बोला, हाँ, और उसके अंदर एक छोटी सी रिग्रेट की सी फीलिंग थी। फॉर नाउ आई कैन ओनली गो अबव द ग्रे फॉग फ्रॉम इनसाइड बाथरूम। ही थॉट ऑफ द प्रैक्टिकल लिमिटेशन। अगर मशीनरी हाईमैंड प्रोटेक्शन चल रही है, उनका मॉनिटरिंग नैरो होगा। क्लेन को अपने अबव द ग्रे फॉग एक्सकर्शंस बहुत कंट्रोल रखने पड़ेंगे। मीनवाइल एम्प्रेस बोरो में अर्ल हॉल का ऑप्यूलेंट विला। ऑड्रे नर्वस और एक्साइटेड ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी। आज उसका स्टेप था साइकोलॉजी अल्केमिस्ट में ऑफिशियल एंट्री लेने का, एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन। उसने हल्के से मिस्टर फूल का ऑनरिफिक चैंट करना शुरू किया, प्रेयरफुली, साइलेंटली। वापसी में क्लेन लिविंग रूम में खड़ा था, एक डीप एक्सेल लेते हुए, जब एक्टिविटी फाइनली क्वाइट हो गई। डिजायर अपोसल डेंजर फॉर हिम था, पर फॉर स्टुअर्ट और अदर्स ये लाइफ चेंजिंग क्राइसिस थी। वो सिंसियरली चाह रहा था कि सब जल्दी ठीक हो जाए। जस्ट देन उसको कुछ इल्यूजरी प्लीज लगे, मिस जस्टिस की आवाज़ जैसी, पर क्लेन ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। वो कामली बाथरूम की तरफ गया, डोर लॉक किया और एक छोटा सा साय लेते हुए कहा, माई लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लिटिल टू। उसने छोटा रिचुअल किया, 4 स्टेप्स काउंटर क्लॉकवाइज एंड देन अबव द ग्रे फॉग। ऑड्रे ने अपनी प्रीवियसली थॉट रिचुअल फॉलो की, एक आर्टिफिशियल स्लीप वॉकिंग स्टेट, और जैसे ही क्लेन पेपर फिगरीन एंड ब्लैक एम्बरर कार्ड का कॉम्बो बनाता है, वो पेपर फिगरीन ग्रे फॉग से एनर्जी गैदर करता है और जाइगेंटिक एंजल फॉर्म हो जाता है। 12 पेयर्स ऑफ ब्लैक विंग्स, आर्क एंजल जैसे शिलहुड। ऑड्रे ने एंजल को देखा और उसके अंदर एक डीप रिवरेंस आया। वो थैंकफुल और पायस फील कर रही थी। ये एंजल मिस्टर फूल का एंजल बिल्कुल कैनोनिकल लेजेंड्स की तरह लगा। उसका एस्टोनिश्ड एक्सप्रेशन जेन्युइन था। कुछ सेकंड्स के लिए वो एब्सोल्यूटली स्पीचलेस रही। क्लेन वापस रियल वर्ल्ड में आया, लिविंग रूम में खड़े होकर दीवार पे बुलेट होल देखता रहा। पेंट इट ओवर और हैंग अ चीप ऑयल पेंटिंग। उसने लाइटिंग सोचा, डेली ट्रिविलिटीज़ भी इंपॉर्टेंट होती हैं। इवन अ डिटेक्टिव हैज़ टू वरी अबाउट होम रिपेयर्स। फिर ऑड्रे हिल्स्टन बोरो के एस्केलांटे के घर पहुंचती है सूजी के साथ। एक्टिविटी रूम में हिल्बर्ट एलुकार्ड, स्टीफन हैम्प्रेस और एस्केलांटे वेट कर रहे होते हैं। कैंडल फ्लेम फ्लिकरिंग, एम्बियंस इंटीमेट एंड स्लाइटली रिचुअलिस्टिक। हिल्बर्ट की नज़र कैंडल लाइट में वर्टिकली एलोंगेटेड आई का हिंट दे रही थी, जैसे उसके प्यूपिल्स के अंदर एक एडिशनल ऑब्जर्विंग आई हो। हिल्बर्ट सख्त सवाल पूछता है, क्या तुम सच में साइकोलॉजी अल्केमिस्ट ज्वाइन करना चाहती हो? ऑड्रे थोड़ी देर के लिए ख्यालों में खो जाती है, लेकिन फिर होश में आकर हाँ कहती है। फिर एक और मुश्किल सवाल, क्या तुम जानबूझकर साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को नुकसान पहुंचाओगी? उसका टोन अजीब तरह से बहकाने वाला था, जैसे वो अंदर से हाँ निकलवाना चाहता हो ताकि वो उस रूल से बन जाए। ऑड्रे ने लॉजिकली नहीं कहा। उन सब ने एक साथ चैन की सांस ली। फिर ऑड्रे ने सच्चाई से बताया, मैंने एक बार बियॉन्डर गैदरिंग में स्पेक्टेटर फार्मूला खरीदा था। मैं पहले से ही स्पेक्टेटर हूँ। उसने ये बात थोड़े गर्व से कही। टैरोट गैदरिंग का नाम लेकर वो चुपके से अपनी कनेक्शंस और स्टेटस बता रही थी। क्लेन का दिमाग में सारी घटनाएं एक साथ हो रही थी। बोलने वाला आयना एरोड्स, डिजायर अपोसल आज़ाद घूम रहा है। ऑफिशियल ग्रुप्स तैयारी कर रहे हैं। टैरोट क्लब्स के मेंबर्स अपने रिश्ते गहरे कर रहे हैं। क्लेन अपने लिविंग रूम में खड़ा है, खतरे का बोझ और छोटे मोटे घर के फैसले महसूस कर रहा है। और सबसे ऊपर दुनिया चलती रहती है, रिचुअल्स किए जाते हैं और रिश्ते बदलते रहते हैं। चैप्टर 418। ऑड्रे को क्लियरली महसूस हो रहा था कि उसका दिमाग और उसकी सोच पर किसी तरह का बियॉन्डर पावर का इन्फ्लुएंस चल रहा है। अगर मिस्टर फूल ने उसे वो एंजल्स ब्लेसिंग ना दिया होता तो शायद वो भी उस ट्रांस में चली जाती। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि अपने आप से छोटे छोटे सीक्रेट्स रिवील करे ताकि सामने वाले लोग उस पर ट्रस्ट करें और असली सीक्रेट्स को वो अंदर ही छुपा पाए। यह अप्रोच उसने इसलिए लिया क्योंकि वो एंजल पर डाउट नहीं करती थी, बल्कि साइकोलॉजी अल्केमिस्ट को भी लाइटली नहीं लेना चाहती थी। ये लोग प्रोफेशनल थे और ऑड्रे अभी भी एक बिगनर ही थी। एक्सपीरियंस की कमी और ओवर कॉन्फिडेंस उसको एक्सपोज कर सकते थे। अगर वो अननोइंगली अपने आप को स्लिप कर देती तो मुश्किल हो जाती। इसलिए उसने डिसाइड किया कि कुछ सच्चाइयाँ खुद रिवील कर दे, जिससे सामने वाले के शक दूर हो जाए और उसको और ज़्यादा ट्रस्ट मिले। उसने एंजल की डिसेंट और उसके विंग्स के एनवेलप होने को सिंपली एक ब्लेसिंग बोल दिया।
ऑड्रे के वर्ड सुनकर एस्केलांटे और हैम्प्रेस एकदम शॉक लग रहे थे। उनको अपनी पावर्स पर ही डाउट हो गया था, लेकिन हिल्बर्ट के चेहरे पर सिर्फ एक हल्का सा स्माइल था, जैसे उसको पहले से अंदाजा हो। हिल्बर्ट ने कामली बोला, तुम्हारी ऑनेस्टी लाजवाब है ऑड्रे, बस कुछ और कहना है? ऑड्रे ने अपना एक्सप्रेशन केयरफुली कंट्रोल किया और धीरे से हेड शेक कर दिया, नहीं और कुछ नहीं। हिल्बर्ट ने और भी प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे, किसी बियॉन्डर गैदरिंग से तुमने स्पेक्टर फार्मूला खरीदा? किससे खरीदा? और पोशन बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लाया? ऑड्रे ने थोड़ा हेजिटेशन दिखाया और आंसर दिया, मैं उस गैदरिंग का नाम रिवील नहीं कर सकती। फार्मूला जिसने दिया उसका चेहरा मुझे क्लियर नहीं दिख पाया, लेकिन उसकी आवाज़ और बातों से लग रहा था कि वो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स का बिलीवर था। इंग्रेडिएंट्स ज़्यादातर मेरे फैमिली वॉल्ट से आए और थोड़े मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से एक्सचेंज किए। ये सुन के तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सिर्फ एक नोबल फैमिली के पास इतने रेयर आइटम्स कैजुअली अवेलेबल होते हैं। हिल्बर्ट ने एक हल्का सा साय ऑफ रिलीफ लिया और एस्केलांटे और हैम्प्रेस को सिग्नल दिया। तीनों को लगा कि ऑड्रे काफ़ी ट्रस्टवर्दी है। तब हिल्बर्ट ने कैंडल का फ्लेम एडजस्ट किया और उसके गोल्डन डाइड प्यूपल्स नॉर्मल हुए। उसके अंदर की वो वर्टिकल आई भी गायब हो गई। फिर वो हंसा और बोला, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम ऑलरेडी एक एक्सपेक्टेटर हो। ये हमारा लास्ट टेस्ट था। तुम ऑफिशियली साइकोलॉजी अल्केमिस्ट का हिस्सा बन गई हो। ऑड्रे ने नेचुरल सी शौक वाली एक्टिंग की और फिर पोलाइटली स्माइल करके बोली, ये तो एक सपने जैसा लग रहा है। उसने बाव किया और बोला, अब हम कंपेनियंस हैं। हिल्बर्ट ने बाकी मेंबर्स के साथ उसे फॉर्मली वेलकम किया और रूल्स एक्सप्लेन करने लगा। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनली एक छोटी सी सेमिनार थी जहाँ कुछ लोग बिलीव करते थे कि दिमाग में लिमिटलेस पावर छुपी है, लेकिन जब हमें एक ट्रेजर मैप मिला और हमीज के रूइंस मिले तब सब कुछ बदल गया। ऑड्रे की आंखों में चमक आ गई। हमीज जो एंशिएंट हमीज लैंग्वेज का क्रिएटर था? हिल्बर्ट ने सर हिलाकर कहा, हाँ। सेकंड इपॉक के दौरान जब इंसान सिर्फ जायंट्स के गुलाम थे, हमीज ने माइंड और मिस्टिसिज्म में रिसर्च किया। उसका मेन फोकस था माइंड ड्रैगन्स। उनके बारे में उसने जो रिसर्च छोड़ा वो आज भी हमें गाइड करता है। ऑड्रे ने मन ही मन सोचा, हाँ मुझे पता है, एंकेवेल्ट ड्रैगन ऑफ इमेजिनेशन एक एंशिएंट गॉड था। हिल्बर्ट ने कंटिन्यू किया, हमीज के लिखे रिकॉर्ड्स हमें ये सिखाते हैं कि माइंड काफ़ी डेंजरस फील्ड है। अगर गलत स्टेप लिया तो इरिपेरेबल डैमेज हो सकता है, लेकिन अगर हम इसे सही तरह से एक्सप्लोर करें तो हम अपने अनकॉन्शियस पावर्स को अनलॉक कर सकते हैं और दूसरों के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसकी आंखों में जुनून था। इसके आगे एक कलेक्टिव सबकॉन्शियसनेस का सी है जो हम सब लिविंग बींग्स का शेयर्ड माइंड वर्ल्ड है। ये इनडायरेक्टली स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्टेड है। अगर कोई इस माइंड वर्ल्ड को मास्टर कर ले तो वो कोइंसिडेंसेस को कंट्रोल कर सकता है। मतलब तुम कुछ भी चाहो वो तुरंत रियलिटी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऑड्रे नेचुरली अपना एक्साइटमेंट शो किया, ये तो अनबिलीवेबल है। हिल्बर्ट हंसा और बोला, इसीलिए हम अपने आप को साइकोलॉजी अल्केमिस्ट कहते हैं। हम एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गए हैं, लेकिन स्ट्रक्चर लूज है। मेंबर्स अपना अपना रिसर्च इंडिपेंडेंटली करते हैं और कंट्रीब्यूशन के हिसाब से फॉर्मूला और आइटम्स एक्सचेंज करते हैं। उसने फाइनली एक पोशन निकाला, ये है टेलीपैथिस का पोशन। तुम्हारी प्रोग्रेस के हिसाब से तुम इसे कंज्यूम कर सकती हो। ऑड्रे ने पोलाइटली स्माइल करके बोला, मैं इसे घर ले जाकर कंज्यूम करूंगी। हिल्बर्ट ने उसकी बात समझ ली और सिर्फ इतना बोला, ठीक है, तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑड्रे ने फिर कैजुअली बोला, क्या मुझे साइकियाट्रिस्ट का फॉर्मूला भी मिल सकता है? मैं अभी से इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करना शुरू करना चाहती हूँ ताकि फ्यूचर में टाइम वेस्ट ना हो। हिल्बर्ट, हैम्प्रेस और एस्केलांटे तीनों एक पल के लिए स्पीचलेस रह गए। नॉर्मली नए मेंबर्स फार्मूला के लिए डिस्परेटली वेट करते हैं, लेकिन ऑड्रे ने इतनी कैजुअली और डायरेक्ट मांग लिया। हिल्बर्ट ने फाइनली फोर्स स्माइल के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हारे लिए एप्लीकेशन डालूंगा, लेकिन याद रहे फार्मूला आइटम्स लेना ईजी नहीं होता। तुम्हें मिशंस कंप्लीट करके, रिसर्च कंट्रीब्यूट करके और नए मटेरियल्स लाकर कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स अर्न करने होंगे। ऑड्रे ने चीरफुली बोला, ऑल राइट, मैं अपना बेस्ट दूंगी। बाद में जब वो एस्केलांटे के घर से निकली और अपने कमरे में आई तो उसने अपने पेट गोल्डन रिट्रीवर सूजी की तरफ देखा और मुस्कुराई। सूजी, तुम्हारा पोशन फाइनली आ गया। सूजी ने खुशी से अपनी टेल हिलाई। ऑड्रे ने पोशन बॉटल को उठाया और मन ही मन सोचा, मुझे एल्फ्रेड ने जो रेनबो सैलामेंडर ढूंढ कर दिया था उसका यूज़ नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, उससे मैं पैसा कमा सकती हूँ। चैप्टर 419। पॉलीमैथ नाम सुनते ही लगता है काफ़ी पावरफुल होगा। रीडर पाथवे का सीक्वेंस 7 है नॉलेज कीपर, यानी डिटेक्टिव। ये मेनली नॉलेज ग्रैप्स करना और डिडक्शन पर बेस्ड है। थोड़ी बहुत कॉम्बैट स्किल्स और मशीनरी यूज़ करने की एबिलिटी भी मिलती है, पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता। लेकिन सीक्वेंस 6 पॉलीमैथ एकदम क्वालिटेटिव जंप देता है, खासकर बियॉन्डर कॉम्बैट के फील्ड में। क्लेन ने गर्म कॉफ़ी का सिप लिया और अपने डाउट साइड में रख दिए। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, मिस्टर स्टैंटन, आप बड़े रिलैक्स लग रहे हो, बिल्कुल नर्वस या वरीड नहीं हो। ईजनगार्ड ने तुरंत जवाब नहीं दिया। नाइफ और फोक रखकर अपनी पाइप निकाली और बोला, तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं है?
क्लेन ने मन ही मन सोचा, प्रॉब्लम तो है, लेकिन बैकलैंड की हवा और पॉल्यूशन के सामने ये थोड़ा स्मोक क्या ही बिगाड़ लेगा। उसने स्माइल करते हुए सर शेक किया। दिस हेल्प्स इन योर थिंकिंग। इजनगार्ड ने एक डीप पफ लिया और बोला, ज़्यादा सही जवाब है, ये मेरी आदत है। हर ब्रेकफास्ट के बाद मैं ऐसे ही करता हूँ। स्मोक का क्लाउड छोड़ते हुए उसने साय किया। डर, नर्वसनेस और वरी हमारी मदद नहीं करेंगे, तो क्यों ना थोड़ा ईजी लें, दिमाग ज़्यादा एक्टिवली काम करेगा। मेरा असिस्टेंट हमेशा वरी करता था, उसी वजह से उसकी मौत हुई। साह। फिर उसने कैसलान की तरफ देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारी अपोजिशन एक डिज़ायर अपोसल है, इसलिए इमोशंस को कंट्रोल करना और इंटेंस फील ना करना ज़रूरी है। थोड़ा हंसा और बोला, और सच बोलूँ तो अभी हमारे पास उसे ढूंढने का कोई और तरीका भी नहीं है। कैसलाना ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ अपनी प्लेट साइड पर रखी और पूछा, फिर हम करेंगे क्या? इजनगार्ड ने रिलैक्स टोन में बोला, डेविल्स डेंजर सेंस कर सकते हैं, लेकिन वो डिविनेशन या प्रीमोनिशन में अच्छे नहीं होते। अगर डिज़ायर अपोसल को हमें रिवेंज के लिए टारगेट करना है तो उसे एक्टिव इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, जैसे हम कहाँ रहते हैं, कौन कंट्रीब्यूट करता है, हमारी टाइमिंग्स क्या है। ये सब गैदर करते वक्त वो ज़रूर कुछ क्लूज़ छोड़ता होगा, चाहे डिस्गाइज हो, पर क्लूज़ हमेशा छोड़ जाते हैं। मशीनरी हाईमैंड ने जो रफ इमेज दी है उससे भी मिलाकर क्लूज़ बनेंगे। फिर उसने कॉन्फिडेंट टोन में कहा, मैं एक मैक्सिम फॉलो करता हूँ, जहाँ वो कदम रखेगा, जो चीज़ वो टच करेगा, जो भी छोड़ जाएगा, वो सब उसके खिलाफ साइलेंट विटनेस बनेगा। क्लेन के लिप्स पर एक स्माइल आई। ये कोट रोजेल एम्परर का है, उसने सोचा, पर थोड़ा मेलानकोहलिक फील भी हुआ क्योंकि उसने पहले ये लाइन टिंजन में सुनी थी। कैसलाना ने एडमायरेशन के साथ साय किया। एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ ग्रेट डिटेक्टिव, मैं तो ऐसी सोच तक कभी नहीं जा पाई। इजनगार्ड ने मुस्कुराते हुए बोला, सबके अपने एक्सपर्टीज़ होते हैं, अगर सिर्फ फाइटिंग होती तो तुम मुझे बार बार हरा देती। शेरलॉक भी उतना ही शार्प है जितना मैंने बोला। क्लेन ने फोर्स स्माइल किया, नहीं, मैं अभी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, मैं सिर्फ बिगनर हूँ। इजनगार्ड ने सॉफ्टली साई करके बोला, बहुत मॉडेस्ट हो तुम। फिर कैजुअल टोन में बोला, अगला स्टेप होगा, हर किसी को अपने अपने रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन चैनल्स यूज़ करने होंगे। क्लेन के दिमाग में इंस्टेंटली कैलकुलेशन हुआ, टैरोट क्लब के अलावा मेरे 1/3 रिसोर्सेज तुमसे ही आते हैं ओल्ड मैन। उसने फोर्स स्माइल के साथ कहा, ऑल राइट। फिर उसने सोचा, मिस शैरन और मैरिक को इन्वॉल्व करना रिस्की है, क्योंकि मशीनरी हाईमाइंड सीक्रेटली मेरी प्रोटेक्शन कर रहा है। वैम्पायर एमिलिन वाइट और फादर उतरास की सेफ ऑप्शंस हैं, उनकी तरफ जा सकता हूँ। कैसलाना ने कामली बोला, नो प्रॉब्लम। क्लेन ने अपनी टोस्ट का लास्ट बाइट खाया और कैजुअली पूछा, मिस्टर स्टैंटन, आपने पहले एक स्पेशल सील आर्टिफैक्ट का जिक्र किया था, क्या वो हमें डिज़ायर अपोसल के खिलाफ मदद करेगा? इजनगार्ड ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, डेविल डॉग को सराउंड करने में उसने मेजर रोल प्ले किया था। कोड नेम है 1-42। क्लेन के दिमाग में इंस्टेंटली फ्लैश हुआ, ग्रेड 1 सील आर्टिफैक्ट, मतलब बहुत डेंजरस। बैकलैंड में ऐसे सिर्फ 1-2 ही रखे जा सकते हैं। उसने इंटरेस्ट के साथ पूछा, क्या है वो, क्या पावर्स और साइड इफेक्ट्स हैं उसके? इजनगार्ड ने हंसी के साथ बोला, ये एवर नाइट चर्च का सीक्रेट है, मुझे एग्जैक्ट एबिलिटीज़ नहीं पता, बस इतना सुना है कि वो एक फुल बॉडी आर्मर है, सिल्वर कलर का, और उस पर डार्क रेड ब्लड स्टेन्स हैं। कभी एक छोटे शहर का डिस्ट्रक्शन उसी की वजह से हुआ था, 1 लाख से ज़्यादा लोग मरे थे। क्लेन ने तुरंत नाम दिया, कर्स्ड आर्मर। इजनगार्ड ने सीरियस टोन में बोला, लोग उसे बजर्गर्स आर्मर या ब्लड थर्स्टर्स आर्मर भी कहते हैं। कहा जाता है कि उस पर लगे हुए ब्लड स्टेन्स एक डीटी के हैं। जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ तो वो एक एंटीक जैसा लगा और सेल होता रहा, लेकिन जिन्होंने टच किया सबकी मौत एक टेरिफाइंग तरीके से हुई, और बाद में तो बिना टच किए ही पूरे शहर में मौत फैल गई। 5th इपॉक के अर्ली फेज में हुआ था और उस टाइम नाइट हॉक्स ने आफ्टर मैथ हैंडल किया था। क्लेन ने साइलेंटली एडमायर किया, एज एक्सपेक्टेड ऑफ अ नॉलेज एंड विजडम चर्च का बियॉन्डर, इतना डिटेल हिस्ट्री नॉलेज। कैसलाना थोड़ा वरी टोन में बोली, वो हमें खतरा तो नहीं देगा? इजनगार्ड ने काम टोन में कहा, एवरनाइट चर्च ने उसका प्रॉपर सीलिंग मेथड डेवलप किया होगा, लेकिन हमारे लिए बेस्ट होगा उसे अवॉइड करना। ब्रेकफास्ट के बाद तीनों एक्टिविटी रूम गए जहाँ कल फाइट हुई थी। कैसलाना बाथरूम की तरफ चली गई। उसके जाते ही क्लेन ने क्वाइटली बोला, वो आर्बिटर पाथवे की बियॉन्डर है? इजनगार्ड ने स्माइल करके कंफर्म किया, बिल्कुल, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन शार्प है। क्लेन ने विस्पर किया, ये पाथवे तो रॉयल फैमिली, मिलिट्री और पुराने नोबल स्ट्रिक्टली कंट्रोल करते हैं, बाहर मार्केट में तो रेयर ही होता है। कैसलाना का बैकग्राउंड काफ़ी हाई होगा। इजनगार्ड ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा, ऑब्वियसली, लेकिन देखा ना, अभी तक उसने खुद अपने बैकग्राउंड रिवील नहीं किया, मतलब कोई सॉलिड रीज़न होगा जो उसे रोक रहा है। उसकी आंखों में हल्का सा टीजिंग स्माइल था, जैसे कह रहा हो, तुम भी तो अपने सीक्रेट छुपा रहे हो। क्लेन ने ड्राई लाफ किया और सोफा पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कैसलाना वापस आई और तीनों ने डिज़ायर अपोसल के केस पर डिस्कशन कंटिन्यू किया। तब उसने अचानक एक हैवी साय लिया और सॉफ्ट टोन में बोली, मैं इस केस में खिंच गई हूँ, मुझे नहीं पता मैं एंड तक जिंदा रहूंगी या नहीं। अगर डिज़ायर अपोसल मुझे मार दे तो मेरी टूमस्टोन पर ही लिखा हो, शी हैड अ ग्रेट मदर।
नॉर्मली डिफ़िकल्ट टू अप्रोच कैसलाना का ये सॉफ्ट साइड देखकर एटमॉस्फेयर थोड़ा इमोशनल हो गया। इज़नगार्ड ने भी नोट किया, मेरे लिए भी ये सबसे डेंजरस एनिमी है। अगर मैं मर गया और तुम दोनों बचे तो मेरी बॉडी को लैंडबर्ग के होली टेम्पल ऑफ नॉलेज तक पहुंचा देना। क्लेन के लिप्स हाफ ओपन रह गए। स्टॉप रेजिंग डेथ फ्लैग्स यार, उसने जल्दी से बोला। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं होप करता हूँ वो दिन कभी ना आए। इज़नगार्ड ने सडनली क्यूरियस टोन में पूछा, शेरलॉक तुम्हारा क्या? अगर तुम्हें डिज़ायर अपोस्टल मार दे तो तुम्हारी लास्ट विश क्या होगी? क्लेन के दिमाग में तुरंत आया, बस मुझे रिवाइव कर देना। लेकिन उसने साय करके बोला, मुझे बस एक सुंदर सीनरी वाली सिमेट्री में दफनाया जाए, मेरी बॉडी इंटैक्ट हो, उस पर होली वाटर और फ्रेश फ्लावर स्प्रिंकल हो। एक्चुअल मीनिंग, प्लीज़ मुझे बर्न मत करना। तीनों एकदम साइलेंट हो गए। तभी डोरबेल की आवाज़ आई। विजिटर था मशीनरी हाईमैंड का डीकन इकांसर बर्नार्ड। उसके स्टबन ब्राउन हेयर हैट के नीचे से निकल रहे थे। इस बार उसके हाथ में सिल्वर मिरर एरोड्स नहीं था। क्लेन ने सोचा, अगर चांस मिला तो उस मिरर के साथ अपना इंटरेक्शन ट्राई करूंगा, देखते हैं मेरा लॉयल सर्वेंट क्या करेगा। इकांसर ने सीधा डीप टोन में बोला, डिज़ायर अपोस्टल का क्लू मिल गया है।